नमस्ते दोस्तों। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 और ये बहुत अच्छी स्टार्टिंग रहने वाली है। बहुत अच्छा चैप्टर है और अच्छा खासा पेपर में आ जाता है और स्कोरिंग है, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। तो इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले इसका नाम पढ़ते हैं हम। नाम क्या है इसका नाम है ऑडिट प्लानिंग। तो आप ऑडिट की प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हो, एग्जीक्यूशन कर रहे हो। ठीक है, इसमें क्या क्या कवर होता है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें तो जैसा कि मैंने बोला ऑडिट प्लानिंग, तो ठीक है आपकी ऑडिट प्लानिंग इसमें कवर होगी। इसमें आपका ऑडिट का प्रोग्राम बनेगा, ऑडिट की एग्जीक्यूशन होगी। ठीक है, इसके अलावा इसमें 660 भी है, 610 भी है, 620 भी है और 540 भी है और 520 है। ठीक है, तो अभी ऑडिट प्लान, ऑडिट प्रोग्राम, ये तो हम अभी पढ़ेंगे। इसके अलावा एक ऑडिट स्ट्रैटेजी भी इसके अंदर होगी, वो भी अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज ही कंप्लीट करेंगे। इसके बाद देखो 660 जो है वो होता है हमारा यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। अनदर ऑडिटर कौन होता है, मैंने आपको पढ़ाया था। जो वो वाले ऑडिटर होते हैं क्या, जॉइंट ऑडिटर। जॉइंट ऑडिटर तो होते हैं कि एक कंपनी में मतलब एक से ज़्यादा अगर हम ऑडिटर्स को अपॉइंट करते हैं तो वो होते हैं जॉइंट ऑडिटर। लेकिन यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर का मतलब है आपका जो ऑडिटर है मतलब ब्रांच का ऑडिटर है। ठीक है, इसके बाद यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर इसमें आ जाता है, ये इसमें आ जाता है अदर ऑडिटर। यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर आ जाता है 610 में। ठीक है, इसके बाद यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट, मतलब मेरा खुद का एक्सपर्ट का मैं काम यूज़ कर रहा हूँ, तो वो आ जाता है 620 में। देखो अदर ऑडिटर का क्या होगा, अदर ऑडिटर के केस में आपके ऊपर जिम्मेदारी नहीं आएगी, उसका काम उसी को साझे, उसका काम वही जिम्मेदार है। ठीक है, इंटरनल ऑडिटर पे आपके ऊपर जिम्मेदारी आएगी। आप इंटरनल ऑडिटर का काम उठा रहे हो तो कुछ हद तक आपके ऊपर भी जिम्मेदारी आएगी, क्योंकि भाई आपने उसके काम पे रिलाय किया है। और अपना खुद का एक्सपर्ट ला रहे हो तो वहाँ तो पूरी तरह ही आप जिम्मेदार हो अपने काम के। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्योंकि देखो इंटरनल ऑडिटर में बच्चों के माइंड में आ सकता है सर हमने उसका काम उठाया है तो वो जिम्मेदार होगा ना, वो भी तो एक ऑडिटर है, वो भी तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो भी तो एक हमारे आईसीआई से बंदा हुआ है। तो बच्चों बात ये होती है कि इंटरनल ऑडिटर मैनेजमेंट ने रखा है और वो मैनेजमेंट का ही पार्ट माना जाता है। तो मैनेजमेंट का कोई भी अगर पार्ट माना गया है तो उसके काम को अगर मैं उठा रहा हूँ तो मैं उस पर जो अपनी ओपिनियन दूंगा वो ओपिनियन मेरी मानी जाएगी। ठीक है, वो ओपिनियन में मैं ये नहीं बोल सकता कि मेरी इसकी वजह से मेरी ओपिनियन बिगड़ गई, नहीं, उसका काम ही गलत है। ठीक है, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, मैनेजमेंट डिसाइड करेगी, लेकिन हम उसमें छेड़छाड़ी नहीं कर सकते। ठीक है, तो 540 क्या कहता है, 540 हमारा अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का है। इधर आपके अकाउंटिंग एस्टिमेट्स आएंगे, फेयर वैल्यू आएगी, रिलेटेड डिस्क्लोजर आएंगे। ठीक है, फेयर वैल्यू आएगी, रिलेटेड डिस्क्लोजर्स आएंगे। और 520 में क्या आएगा, 520 में एनालिटिकल प्रोसीजर आएगा। कुछ याद आया, नहीं आया, कोई बात नहीं, अभी चैप्टर में पढ़ेंगे, देखते हैं कितना कितना याद है आप लोगों को। आपको याद है लास्ट चैप्टर में मैंने आपको 240 में जो फ्रॉड वाला ऐसे था उसमें मैंने आपको 315 और 330 के बारे में बताया था। कुछ याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है तो नालायक फिर से खोलना पड़ेगा मुझे, या फिर चलो कोई बात नहीं मैं तुम्हें दोबारा से बता दूंगा। ठीक है, जब जैसे ही आएगा इसके अंदर। अदरवाइज़ यार देखो तुम्हें मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम रीडिंग करके चल रहे हो, राइट। नहीं रीडिंग करके चल रहे हो तो बहुत गलत बात है। तो पहले आते हैं कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट। अब ऑडिट को शुरू कर रहे हैं तो देखो सबसे पहले तो ऐसे 200 आता है। ऐसे 200 कहता है, ऐसे 200 को मार्क कर लेते हैं। ऐसे 200 क्या कहता है, हमारा जो ऐसे 200 है ना दोस्तों, ऐसे 200 है ना, बस हमें ओवरऑल ऑब्जेक्टिव बताता है इंडिपेंडेंट ऑडिट के, और कंडक्ट ऑन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द एसए। और वो ये बताता है कि आपका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या है ऑब्जेक्टिव, वैसे हमें ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा ऑडिट करने का, ओपिनियन देना। ठीक है, तो हाँ ओपिनियन देना हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो ये ऑब्जेक्टिव बताता है हमारा और हमें बताता है कि हमें ऑडिट हमारे एसेस के अकॉर्डिंग करनी है। ठीक है, states that in order to achieve the overall objective of the audit, the auditor shall use the objective standard in relevant to essay in planning and performing the audit. Without the careful plan, the overall objective of ऑडिट मे नॉट बी अचीव्ड। अब ये क्या कह रहा है, कह रहा है प्लानिंग के बिना आपका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होगा। आपको प्लान मतलब केयरफुल प्लान तो बनाना पड़ेगा, तभी आपका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव पूरा होगा। देखो ओपिनियन अगर अच्छी देनी है तो एक पहले प्लान आपको बनाना जरूरी है। अब ये पूरा चैप्टर है ना प्लानिंग के ऊपर ही है।
ठीक है। हम स्टार्टिंग कर रहे हैं अभी ऑडिट की, जैसे ही हम ऑडिट करने जा रहे हैं हम सबसे पहले क्या बनेंगे, प्लान। तो ये प्लान के ऊपर है। द ऑडिट प्लानिंग इज नेसेसरी टू कंडक्ट एन इफेक्टिव ऑडिट इन एन इफेक्टिव एंड टाइमली मैनर। प्लान किस लिए जरूरी है, देखो ऑडिट प्लानिंग इसलिए जरूरी है ताकि आपकी इफेक्टिवली ऑडिट कंप्लीट हो पाए, अच्छे से ऑडिट कंप्लीट हो पाए, एफिशिएंटली हो पाए, मतलब जितना रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है उसके हिसाब से आपकी अच्छी से अच्छी ऑडिट हो पाए और टाइमली मैनर में हो, मतलब आपका टाइमली हो जाए। ये ना हो कि मतलब आपके पास टाइम था लेकिन आपकी ऑडिट अच्छी नहीं गई, लास्ट में टाइम कम बच गया, ये नहीं होना चाहिए। आपने अगर पहले से प्लान बना रखा है कि इस टाइम पे मैं ये चेक करूंगा, इस टाइम पे ये चेक करूंगा, इस महीने में ये देखूंगा, तो वो प्लान अच्छे से होगा तो आपकी ऑडिट भी अच्छे से कंप्लीट होगी। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ एक क्वेश्चन मार्क कर लो, यहाँ पर है नहीं, वो टॉपिक दे नहीं रखा। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, मैं आपको इसमें से पढ़ाता हूँ, मैंने नोट्स बना लिए इसके। ठीक है, देखो अच्छे नोट्स बनाया ना। ऑडिट प्लानिंग स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन, पहले पढ़ रहे हैं ऑडिट प्लानिंग। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखो यार 1 मिनट रुको, इस फाइल को सेव नहीं किया मैंने, आगे बढ़ते हैं। मैंने सेव कर दिया, इस फाइल को सेव करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी मैं तो मार्किंग स्टार्ट कर दूंगा इस पर। तो पहला क्वेश्चन है, फैक्टर्स क्या कंसिडर करने इन डेवलपमेंट ऑफ ओवरऑल प्लान। देखो सबसे बड़ी यहाँ पर कंफ्यूजन पता है क्या है, ये ध्यान से मार्क कर लेना। इस पे तो मैं कह रहा हूँ अगर येलो कलर का हाइलाइटर मार्क करना है तो कर लेना अपने नोट्स में। ओवरऑल प्लान का क्या मतलब है, देखो यहाँ पर है ना बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। एक और क्वेश्चन आएगा कि फैक्टर्स बताओ क्या इफेक्ट करते हैं आपके डेवलपमेंट ऑफ ओवरऑल स्ट्रैटेजी को। भाई ओवरऑल स्ट्रैटेजी अलग है, ओवरऑल प्लान अलग है, अभी मतलब बताऊंगा दोनों का, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं प्लानिंग की। ठीक है, हम ऑडिट करने जा रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, उसको फैक्टर क्या क्या इफेक्ट कर जाएंगे। तो देखो सबसे पहले है टर्म्स ऑफ हिज एंगेजमेंट, इसको ना रेड पेन से मार्क करते हैं। टर्म्स ऑफ हिज एंगेजमेंट, हमारी किस टर्म्स पे हमने एंगेजमेंट को एक्सेप्ट किया है। एनी स्टैच्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है हमारी, इस बेसिस पे हमारा प्लानिंग मतलब वो चेंज हो सकता है। मतलब प्लानिंग हम जब प्लान करेंगे तो क्या क्या पॉइंट्स हमें अपने माइंड में रखने हैं, ये वो चीज़ है। हमारी क्या टर्म्स पे हमने एंगेजमेंट को एक्सेप्ट किया है, हमारी कोई स्टैच्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है, हमारा नेचर क्या है, टाइमिंग क्या है ऑफ रिपोर्ट्स और अदर कम्युनिकेशन, जितनी भी हमारी कम्युनिकेशन है उसका नेचर और टाइमिंग क्या रहने वाला है। ठीक है, वो हमें देखना है। इसके अलावा कोई लीगल एंड स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट तो नहीं है, एप्लीकेबल तो नहीं है हमारे ऊपर। इसके अलावा कोई अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द क्लाइंट, क्या अकाउंटिंग पॉलिसी क्लाइंट ने अडॉप्ट करी है उस वो देखना है हमें। इसके अलावा न्यू अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट, अगर कोई आईसीआई ने कोई प्रोनाउंसमेंट ऑडिटिंग और अकाउंटिंग प्रोनाउंसमेंट दिया है तो वो भी हमें एक बार चेक करना है। इसके अलावा हमें अपने देखना है कि कोई सिग्निफिकेंट ऑडिट एरियाज फाइंड आउट करने हैं कि कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पर हमें मतलब वो हमारी इंपॉर्टेंस है हमारी रिपोर्ट के लिए, हमारी ओपिनियन के लिए, तो वो देखने हैं। अच्छा इनका एक एग्जांपल दे दूं, मान लो कारो वाले पॉइंट्स हैं, कारो वाले सारे पॉइंट्स हमारे सिग्निफिकेंस अकाउंटिंग एरिया हैं, क्योंकि जब कारो वाला सेक्शन हम अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं ना तो हमें वहाँ के पॉइंट्स में येस और नो और मतलब बताना पड़ता है कि ये वाला पॉइंट हमने कंपनी में देखा कि नहीं देखा, उसमें हमें क्या मिला। ठीक है, सेटिंग ऑफ अ मटेरियलिटी लेवल ऑफ ऑडिट पर्पस, मतलब आपको मटेरियलिटी लेवल सेट करना पड़ेगा ऑडिट पर्पस के लिए। इसके अलावा आपको कंडीशन रिक्वायरमेंट फॉर स्पेशल अटेंशन सच एज पॉसिबल ऑफ मटेरियल एरर और फ्रॉड, आपको देखना पड़ेगा, स्पेशल अटेंशन डालना पड़ेगा कि कोई एरर या फ्रॉड तो नहीं है। ठीक है, डिग्री ऑफ रिलायंस टू बी प्रेज इन अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल, तो इंटरनल कंट्रोल और अकाउंटिंग सिस्टम भी देखना पड़ेगा, उस पर आपको कितना रिलायंस रखना है। आपको लग रहा है कि आपके इंटरनल कंट्रोल ड्राइबल है, सॉरी रिलायबल है तो ठीक है, नहीं लग रहा है तो वहाँ पर आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करेंगे। टेस्ट ऑफ कंट्रोल तो आपने पहले ही किया होगा, उसके बाद के मतलब सब ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसके बाद है पॉसिबल रोटेशन एम्फेसिस ऑन स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपको ना रोटेशन करनी पड़ेगी, एम्फेसिस ऑन स्पेसिफिक एरियाज। हर साल आप देखो अलग अलग मतलब रोटेशन में करोगे, हर साल हो सकता है, हर महीने हो सकता है। मान लो ऑडिट एरियाज हमने डिसाइड कर लिए कि मतलब हर महीने हर साल हमें ना अलग अलग चीज़ों पे गहराई से काम करना है। जैसे हमने क्या किया, इस साल मैं बस इन्वेंट्री पे ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को लगा कि लास्ट ईयर से इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो मैं इन्वेंट्री पे ध्यान दे रहा हूँ इस साल। ऑडिट तो अपनी पूरी ढंग से कर रहा हूँ लेकिन इन्वेंट्री पे खास ध्यान दे रहा हूँ। आप है ना कभी भी ऑडिट में देखना, आपकी ऑडिट जिस तरीके से चलती है वैसे चलेगी, लेकिन है ना ऑडिटर का कहीं ना कहीं ध्यान किसी ना किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा होगा। उसको गलती मिली होगी, फिर उसने उस गलती से ट्रेल्स बनाए होंगे कि उसके जितने भी स्ट्रिंग्स
कनेक्टेड होंगे दूसरी चीज़ों से, वो बनाए होंगे, फिर वहाँ पर चेकिंग करी होगी, तो कोई ना कोई एक एरिया ऐसा हो जाता है जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा डिटेल में चले जाता है। तो उसकी रोटेशन होते रहने चाहिए, अगले साल कुछ और, अगले साल कुछ और, अगले साल कुछ और, ठीक है। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस टू बी ऑब्टेन्ड, आपका ऑडिट एविडेंस आपको कितनी गहराई से ऑब्टेन करना है, वो उसका नेचर देखना पड़ेगा आपको। इसके अलावा आपको इंटरनल ऑडिटर का वर्क कितने एक्सटेंट तक रिलायंस करना है उसके काम पे, मतलब कितने एक्सटेंट तक उसके काम को एक्सेप्ट करना है, मतलब आपको उसमें डिटेल में काम नहीं करना है, उसके काम को रिलाय कर लेना है, तो कितने हद तक करना है। ऐसा तो नहीं कि आप उसके सारे काम को ही तो नहीं कर दोगे, हाँ भाई तूने तो ठीक ही किया होगा, हाँ भाई तूने तो ठीक ही किया होगा, फिर तो मैं काम ही क्या करूँगा, जाके अपनी रिपोर्ट ही बना दूंगा, मैं बोलूँगा इंटरनल ऑडिट हो तो गई यहाँ पर। नहीं, आपको देखना पड़ेगा कि आपको उसके कितने हद तक काम में सहमति देनी है और कितने हद तक काम आपको खुद करने हैं। इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर ऑडिटर इन द ऑडिट ऑफ सब्सिडरी और ब्रांच, ये अदर ऑडिटर वाला पार्ट आ गया कि मेरी जो सब्सिडरी या ब्रांच में जो ऑडिटर है उसके काम को मैं देखूंगा, उसमें कितनी कितनी उसकी इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। इसके बाद इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट कितनी है, जो मैं खुद का एक्सपर्ट लाया हूँ, ये एक्सपर्ट कोई भी हो सकता है, इंटरनल एक्सपर्ट भी हो सकता है, एक्सटर्नल एक्सपर्ट भी हो सकता है। तो ये जो भी एक्सपर्ट मैं लेकर आया हूँ खुद से, तो वो मेरे को चेक करना है कि क्या नाम है, वो उसका कितना इन्वॉल्वमेंट है, वो क्या क्या काम देख रहा है, क्या उसने सही से देखा है कि नहीं देखना है, उसकी इन्वॉल्वमेंट देखनी है पूरी। इसके बाद इस्टेब्लिश करना है कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टाफिंग रिक्वायरमेंट्स, हमें देखना है कि कंपनी के अंदर जो भी स्टाफिंग रिक्वायरमेंट है, कौन कैसा काम कर रहा है, जिस जिस पोस्ट पे जिस पर्सन को लेना चाहिए था, क्या वो पूरा कोऑर्डिनेशन में है कि नहीं है, ठीक है। इसके बाद एलोकेशन ऑफ वर्क टू बी अंडरटेकन बिटवीन जॉइंट ऑडिटर एंड द प्रोसीजर फॉर इट्स कंट्रोल एंड रिव्यू। अगर मान लो आपके केस में सेक्शन 299 लग रहा है, मतलब आपके केस में आपके अलावा और भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को एज अ जॉइंट ऑडिटर अपॉइंट किया गया है, तो आपको उनके बीच में एलोकेशन ऑफ वर्क पूरा अपना डिफाइन करना है, ठीक है। अब जैसे जैसे आप एलोकेट करोगे वो भी तो आपके ऑडिट प्लानिंग का पार्ट बनेगा ना। मान लो मेरे को बोल दिया कि तुम्हें बस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे काम करना है, अब मैं ऑडिट प्लान में ये तो नहीं लिखूंगा ना कि मेरे को एसेट्स भी चेक करनी है, मेरे को जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से रिलेटेड काम करना है मैं तो उसी के ऊपर प्लानिंग करूंगा ना, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया। इसके लिए मैं एक वर्ड बनाया था क्लासमेट, और इस क्लासमेट को मैंने ये मार्क करा हुआ है येलो में, ठीक है, आप भी मार्क कर लेना, तो इस तरीके से याद कर सकते हो। एक बार पता है, मैं एक बात बताऊँ, ये जो जितने भी ये कीवर्ड्स होते हैं ना, आप एक बार याद करोगे ना आपको याद आ जाता है, पता है, पेपर में, ये बहुत अच्छी बात होती है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा डन हो गया, डंडना डंडन। ये इसमें नहीं था, पेपर में आ चुका है लेकिन ये बुक में नहीं है। आप कहोगे सर ऐसे कैसे ICI गलत कर सकता है हमारे सर, बच्चों कर देता है ICI गलत कर देता है, ऐसी चीज़ें पूछ लेता है जो बुक में ना हो, लेकिन ऐसे ही नहीं पूछता वो, कहीं ना कहीं है ना अपनी मैगजीन्स में, या फिर आपको ICI की जो मैगजीन्स आती है उसमें भी नए नए क्वेश्चन आ जाते हैं, और वो नए क्वेश्चन सीधा पेपर में छप जाते हैं, पता है आपको। और वो मतलब बहुत अजीब सा है, ICI अजीब सा है। इसके बाद आ जाओ, बेनिफिट्स एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक मिनट बच्चों, मैं एक बार देख लूँ कि मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 2 ही है। एक मिनट, ब्रीफली डिस्कस यूज के, हाँ ठीक है डन 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 डन। देखो मैं आपको ना यहाँ से पढ़ाता हूँ, देखो यहाँ पर देखो बेनिफिट्स एडवांटेजेस दे रखे हैं, राइट, और ये पॉइंट्स दे रखे हैं, लेकिन ये पॉइंट्स ना ICI ने एक्सप्लेन नहीं कर रखे हैं। अब ये आपका पेपर में क्वेश्चन आएगा, मैं बताऊँ कितने मार्क्स का आएगा, या तो 4 नंबर का आएगा या 5 नंबर का आएगा, और आ चुका है पेपर में, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर हम ये सारे पॉइंट्स लिख देंगे 6 के 6, ICI ना 1 नंबर देगा आपको, 1 या 2 नंबर से ज़्यादा नहीं देगा, ये हेडिंग से ICI के लिए, ICI इसके अंदर भी कंटेंट चाहता है। तो वो जो सजेस्टेड आंसर से मैंने आंसर उठा लिया था। यहाँ पर पूछ क्या रहा था, यहाँ पूछ रहा था हमसे, ब्रीफली डिस्कस यूजफुलनेस ऑफ केयरफुल एंड एडिक्वेट ऑडिट प्लानिंग। देखो यहाँ पर आना, ध्यान से क्वेश्चन को समझो। एडिक्वेट ऑडिट प्लानिंग को अलग कर दो, हमें ऑडिट प्लानिंग एडिक्वेट रखनी है, अच्छी रखनी है, उसके लिए यूजफुलनेस और केयरफुल वो बताओ क्या है। तो यूजफुलनेस और केयरफुल में ना आप बेनिफिट्स लिख कर आओगे, या उसे आप एडवांटेजेस भी बोल सकते हो, या उसे आप और ऑब्जेक्टिव्स भी बोल सकते हो ऑडिट प्लानिंग के, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये बेनिफिट्स हैं आपकी ऑडिट प्लानिंग के, मतलब आपने प्लानिंग कर ली तो उसके क्या क्या बेनिफिट हैं वो यहाँ पर दे रखे हैं। टू इंश्योर दैट अप्रोप्रिएट अटेंशन इज डिवोटेड टू इम्पॉर्टेंट एरियाज ऑफ द
ऑफ द ऑडिटर। देखो ऑडिट प्लान से क्या इंश्योर होता है कि आपने है ना अप्रोप्रिएट अटेंशन दी है, डिवोट करिए इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ द ऑडिट में। इट इज़ डन थ्रू अ फॉर्मल रिटर्न ऑडिट। ये तभी हो सकता है जब आप एक रिटर्न ऑडिट प्लान बना लोगे, लेइंग डाउन इट्स ऑब्जेक्टिव, उसके ऑब्जेक्टिव लिख लोगे और प्रोसीजर लिख लोगे, एंड फॉलोड इन ऑर्डर टू मीट दोज ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन ऑर्डर टू मीट दोज ऑब्जेक्टिव्स। ये ज़्यादा, ये दो बार हो गया ना, ये लाइन काट दो, ये गलत हो गई, ठीक है, ये लाइन ज़्यादा हो गई। टू फैसिलिटेट रिव्यू, वर्क शुड बी डेलीगेटेड टू द स्टाफ विद द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ एक्सपीरियंस। अब आप क्या करोगे, आपने प्रोग्राम जो भी ऑडिट प्लान बनाया है उसके अंदर काम को आप एक्सपीरियंस लेवल के लोगों को ही डेलीगेट करोगे। जैसे कि आप जितने भी जो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के आर्टिकल्स हैं उनको बड़े बड़े काम दोगे। जो छोटे लेवल के आर्टिकल्स हैं जैसे कि अभी नए नए आए हैं उनको क्या दोगे, आप उनको वाउचिंग पकड़ा दोगे, ठीक है। ऑल द वर्क शुड बी प्रॉपरली सुपरवाइज्ड एंड रिव्यूड बाय द सीनियर मेंबर ऑफ द स्टाफ। अब जो भी सीनियर मेंबर होगा ना स्टाफ का, वो देखो छोटे ही फर्म में तो वो कोई भी आर्टिकल हो सकता है, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का, फिफ्थ ईयर का। अब ये फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर कौन है आप समझ जाओ, ठीक है। इसके अलावा आपका जो मतलब और कोई सीनियर हो क्या पता, बड़ी सी ये फर्म है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही आपका सीनियर हो, या फिर आपका कोई स्टाफ का मेंबर हो जो आपका सीनियर हो, तो वो आपका पूरा सुपरवाइज करेगा और रिव्यू करेगा सारे काम को, ठीक है। तो ये भी ऑडिट प्लानिंग का एक बेनिफिट है। ऑडिट प्लानिंग का थर्ड बेनिफिट है टू इंश्योर दैट पोटेंशियल प्रॉब्लम्स आर आइडेंटिफाइड। द ऑडिटर मस्ट इंश्योर दैट रिसोर्सेज आर डेडिकेटेड टूवर्ड्स मटेरियल एंड हाई रिस्क एरियाज। ये रिसोर्सेज का क्या मतलब है यहाँ पर, रिसोर्सेज का आपका मतलब है यहाँ पर आर्टिकल्स। जो हमारे आर्टिकल्स हैं उसको हमने अच्छे से मतलब एलोकेट कर दिया, उनको डायरेक्ट कर दिया कि हाई रिस्क एरिया पे वो काम कर रहे हैं, मटेरियल लेवल पे काम कर रहे हैं। अब जैसे मैंने मान लो 3 आर्टिकल भेजे, 3 में से 2 नए नए थे, अभी ऐसे ही आए हैं, वाउचिंग कर रहे हैं, और एक बड़ा वाला है। तो मैंने बड़े वाले को बोल दिया कि भाई तू है ना ये जितने भी RMM वाले रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट वाले काम है ना, ये तू ही करेगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे किससे अच्छे हो सकते हैं, अगर हमारी प्लानिंग अच्छी है तो। इसके बाद आ जाओ टू असिस्ट इन प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ वर्क। आपका अच्छी तरह असाइनमेंट ऑफ वर्क हो जाता है अगर आप प्लानिंग अच्छी करते हो। दिस मे बी टू मेंबर्स ऑफ ऑडिट टीम और टू एक्सपर्ट और दोज अदर ऑडिटर। इट हेल्प्स द ऑडिट टू प्रोसीड इन टाइमली एंड एफिशिएंटली मैनर। ये प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ वर्क किस किस के बीच में होगा, या तो आपकी टीम के अंदर ही हो सकता है, या फिर आपके बीच में और एक्सपर्ट्स के बीच में हो सकता है, या आपके और अदर ऑडिटर्स के बीच में हो सकता है, ताकि ऑडिट आपकी टाइमली और एफिशिएंट मैनर में हो जाए। टाइमली मतलब टाइम पे कंप्लीट भी हो जाए, और एफिशिएंट वे का मतलब है आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं, मतलब आपका जो ऑडिट टीम और लोग हैं उनका सही से यूटिलाइजेशन भी हो जाए। कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क डन बाय ऑडिटर्स ऑफ कंपोनेंट एंड एक्सपर्ट्स। देखो जो भी आपके ऑडिटर्स हैं कंपोनेंट्स के, मतलब ब्रांच के ऑडिटर हैं, सब्सिडरी के ऑडिटर है, और जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ भी आपका एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो जाए। वो कैसे होगा, जब आपकी प्लानिंग अच्छी होगी तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चले, ख़त्म हो गया ये, हाँ ये ख़त्म हो गया, ठीक है। देखो अब देखो ये कितना सा था, हमने थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो आपको ICAI का वही आंसर लिखना पड़ेगा जो इन्होंने पेपर में सजेस्टेड आंसर में दे दिया। अब देखो बच्चों को कैसे पता होगा, बच्चे तो सोचेंगे देखो हमें तो ICAI ने बस इतना छोटा सा समझाया था, तो बच्चे ये पॉइंट्स लिख के आ जाएंगे, वो कहेंगे मज़ा ही आ गया, फुल नंबर। ICAI कहेगा भाड़ में जाओ, नहीं दे रहा मैं फुल नंबर क्योंकि इसके अंदर का कंटेंट नहीं लिखा। अब आप अभी तो देख के कह सकते हो कि हाँ यार अंदर का कंटेंट नहीं है, बात तो सही है, लेकिन जब पेपर दे रहे होते हैं ना बच्चों, तब बच्चों की लॉटरी लग जाती है जब स्टडी मैट का सेम क्वेश्चन आ जाता है, और फिर मज़ा आ जाता है कि वाह हमारा तो सही हो गया। लेकिन ICAI तो कुछ क्या ही एक्सपेक्टेशन करता है, क्या ही बताएं। तो इसलिए क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हम अभी करते हुए चल रहे हैं। इसके बाद आ जाओ नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ प्लानिंग। नेचर ऑफ द एक्सटेंड ऑफ प्लानिंग क्या है, देखो ये कभी पेपर में आया है, एक क्वेश्चन इसका लगा है। मैं बाद में बताऊंगा कि क्वेश्चन क्या था, लेकिन अभी इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। बाद में मैं बता दूंगा कि ये आंसर भी आएगा। एज सो फार एज नेचर एंड प्लानिंग इन कंसर्न, ठीक है। नेचर एंड एक्सटेंड समझ लो कि हमें प्लानिंग की डेप्थ क्या रखनी है, मतलब नेचर क्या रखना है, किस प्लानिंग का नेचर क्या रखना है, और एक्सटेंड मतलब कितनी डेप्थ में प्लानिंग करनी है, मतलब वो प्लानिंग का एक्सटेंड कैसे बढ़ेगी। देखो एक तो होता है मैंने ऊपर ऊपर से प्लान कर लिया, हो गया। अगर कोई मेरे सामने ऐसी चीज़ आ गई तो फिर मेरे को प्लान में और डेप्थनेस लानी पड़ेगी। तो कैसे होता है,
एक पहला होता है साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑडिटी। ऑडिटी मतलब मेरा क्लाइंट, ठीक है। अगर उसकी साइज और कॉम्प्लेक्सिटी मैं देखूंगा कि उसका साइज क्या है, क्या बड़ी कंपनी है छोटी कंपनी है, क्या मेरी कॉम्प्लेक्स उसके अंदर ट्रांजेक्शन है कि ऐसी छोटी मोटी है। जैसे कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन बैंकिंग में है, बैंकिंग में आपका इतने सारे आईटी सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, ठीक है। If the size and complexity of the organization is to be conducted large, then there is more planning activities would be required as compared to entity whose size and complexity is small. वही बात ले ना जो मैंने बोला था। इसके बाद है पास्ट एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज। आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या रहा है कंपनी के साथ, या फिर आपकी एक्सपर्टीज का क्या मतलब है। देखो पास्ट एक्सपीरियंस का तो यही मतलब है कि आपकी जैसे जैसे आपने इसी कंपनी में, सेम कंपनी में पहले काम किया था, वो जो भी आपका पास्ट एक्सपीरियंस कहता है, तो उस बेसिस पे आप प्लानिंग करोगे। आपको मान लो पिछली बार टर्नओवर में कुछ गलती मिली थी, आपने ठीक करवाई थी, तो इस बार ऑडिट प्लान में लिखोगे ना कि टर्नओवर में वो दोबारा चीज़ चेक करनी है, क्या पता इस साल भी इन्होंने गलत कर दी हो या जानबूझ के गलत कर दी हो, ठीक है। एक्सपर्टीज का क्या मतलब है। एक्सपर्टीज का मतलब है आप यहाँ पहले ऑडिट करते थे या नहीं करते थे उससे मतलब नहीं, लेकिन आपकी सिमिलर कंपनीज में आपने कहीं और काम किया होगा, या फिर आपने जो भी बुक्स पढ़ी हैं या जो भी नॉलेज आपने इकट्ठी करी है उसके हिसाब से आपको अगर कुछ लगता है तो उसके हिसाब से आप प्लानिंग में चेंज करोगे, ठीक है। चेंज मतलब उसके हिसाब से आप प्लानिंग की डेप्थनेस बढ़ाओगे। द की एंगेजमेंट टीम मेंबर प्रीवियस एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज ऑल्सो कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स वेरिएशन इन प्लानिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। इसके बाद है चेंज इन सर्कमस्टांसेस। ऑडिट करते करते कोई सर्कमस्टांसेस बदल गई, जैसे फैक्टर, ये अनदर फैक्ट, इसमें कुछ लिखा नहीं हुआ, जैसे कोई भी सर्कमस्टांस बदल गई, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बदल गई, अकाउंटिंग सिस्टम में कोई चेंज आ गया, ठीक है। आपके आईसीआई की प्रोनाउंसमेंट्स में, आपके स्टैंडर्ड्स में कुछ चेंज आ गया, जैसे कि 2026 से हमारा नफरा ये अकाउंटिंग हमारे एसेज ही चेंज कर रहे हैं। बाप रे, सोच के भी अजीब लगता है। अब आप कहोगे कि अच्छा है ना, क्या हो गया चेंज कर रहा है, तो बेटा अभी तक हाँ एसेज है ना हमें बचाते थे एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमसे कोई गलती भी हो जाती तो ये एसेज हमें बचा लेते थे। गवर्नमेंट वो ऐसे प्रोविज़न देने नहीं वाली अब से। मतलब अभी तो ये होता था, अगर हम मान लो कोई फ्रॉड कंपनी में निकला और चार्टर्ड अकाउंटेंट की गर्दन पकड़ी, तो हम तो बोल देते थे कि भैया पहली जिम्मेदारी तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की नहीं, उसकी है, मैनेजमेंट की है फ्रॉड से बचने की, मतलब फ्रॉड को बचाने की, प्रिवेंट करने की। लेकिन हमें क्यों पकड़ रहे हो, और ढूंढने की भी उसी की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारा तो काम है ओपिनियन देना, बस दे दी गलत ओपिनियन, हो जाती है गलती, हमारे एसेज हमें बचा लिया करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब गवर्नमेंट अच्छी तरह मतलब खातिरदारी करेगी हमारी। तो ये जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है सच बताऊँ तो, क्योंकि यार हम भी इंसान है यार, हमसे गलती नहीं होती है। प्लानिंग का कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, आगे बढ़ते हैं। देखो आ जाओ पहले यहाँ से, अच्छा ये पूरा ही पढ़ना है, ठीक है ठीक है। तो देखो प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज ऑफ अ ऑडिट बट रैदर देन एन कॉन्टिन्यूअल एंड, एक मिनट रुकना, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में कोई क्वेश्चन नहीं लगा हुआ क्या। नहीं इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, बट इसको अच्छे से कर लो, लग सकता है इसका क्वेश्चन। देखो कह रहे हैं प्लानिंग कोई है ना, डिस्क्रीट का क्या मतलब होता है, सेपरेट। प्लानिंग कोई सेपरेट फेज नहीं है ऑडिट का, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। इतना तो हमें भी पता है भाई। अगर हम मतलब पहले प्लान बना लेते हैं, ऑडिट करते रहते हैं, कुछ गलती हो जाती है, जैसे आप खुद ही अपना देख लो, सीए जर्नी में स्टार्टिंग में कुछ प्लानिंग की होती है, फिर बाद में चीज़ें चेंज होती हैं, तो उसके हिसाब से प्लानिंग भी चेंज करते हो ना। तो यहाँ ऑडिट में भी ऐसा ही है। इट इज़ ऑफन बीइंग shortly after the completion of previous audit and continuous until the completion of current audit। ये तब से ही शुरू हो जाता है जब आपकी प्रीवियस ऑडिट खत्म हुई थी। देखो प्रीवियस ऑडिट खत्म होते हैं ना, काफ़ी सारे पॉइंट्स बन जाते हैं कि अगली ऑडिट में ये ध्यान रखना है। तो वो ध्यान रखने वाले पॉइंट जब आप लिखते हो वही तो प्लानिंग का पार्ट बन जाते हैं। और ये प्लानिंग कब तक चलती है, जब तक आपकी अभी करंट ऑडिट चल रही है वो कंप्लीट नहीं हो जाती, ठीक है। इसके बाद क्या है, प्लानिंग इंक्लूड कंसिडरेशन ऑफ टाइमिंग ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज़, ठीक है, ऑडिट प्रोसीजर्स। इट ऑल्सो इन्वॉल्व फॉर्मिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। तो देखो क्या कह रहा है ये कह रहा है प्लानिंग मतलब प्लानिंग है ना, देखती है कि आपके क्या क्या टाइमिंग रहेंगे आपकी एक्टिविटीज़ के, आप क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है, वो भी यहाँ आता है। ऑडिट प्रोसीजर का टाइम भी यहाँ पर आता है। और इन्वॉल्व्स फॉर्मिंग ऑडिट प्रोग्राम, आप जो ऑडिट प्रोग्राम बनाएंगे वो भी यहाँ पर ही आता है। अच्छा बात ये होती है ये ऑडिट प्रोसीजर्स क्या है सर, हम तो भूल ही गए, एक्टिविटी तो हम समझ गए, हम जो भी काम कर रहे हैं, ऑडिट प्रोसीजर क्या है, कुछ याद दिलवाएंगे। ऐसे 315 330 में आपने कुछ तो बताया था ऐसे 240 पढ़ाते हुए। तो देखो मैं बताता हूँ, दोबारा से बता देता हूँ क्या हो गया, अब मैं जल्दी जल्दी बताऊँगा। देखो
मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, रैप रैप करते हैं। ठीक है, रैप में हमें कुछ मिला तो हम करते हैं यहाँ पर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, फैप। ठीक है, इस फैप में हम दो चीज़ें और देखते हैं। पहले हम करते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल, और टेस्ट ऑफ कंट्रोल में हमें कुछ मिलता है तो हम करते हैं सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर। सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर में हम और डिटेल में काम करके रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ढूंढते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो हम रैप करते हैं, मतलब रैप क्या करते हैं हम, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, मतलब हम बस रिस्क को असेस कर रहे हैं, तो ये तो आता है 315 में। फिर हम करते हैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, तो ये आता है 330 में। हम इस रिस्क को रिस्पॉन्ड करते हैं, तो पहले तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल करते हैं, ऊपर ऊपर से टेस्टिंग करते हैं। अगर हमें लगता है कि डिटेल में जाने की ज़रूरत है तो फिर हम सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर मतलब डिटेल्ड काम करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने पहले भी बताया था, मैंने शॉर्ट में बता दिया। तो प्लानिंग क्या करता है, इन सारी एक्टिविटीज़, इन सारी ऑडिट प्रोसीजर्स का टाइमिंग देखता है। ठीक है, अब टाइमिंग देख लिया इसने, इसके बाद आ जाओ ये भी पढ़ लेते हैं। प्लानिंग इंक्लूड नीड टू बी कंसिडर सच मैटर द एनालिटिकल प्रोसीजर टू बी अप्लाइड एज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। तो ठीक है, इसके बाद ऑब्टेन जर्नल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एप्लीकेबल टू द एंटिटी एंड हाउ एंटिटी कंप्लाइंग विद दोज फ्रेमवर्क। क्या क्या लीगल फ्रेमवर्क लग रहे हैं कंपनी पे और उनसे वो कैसे निपट रही है कंपनी। इसके अलावा डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट, परफॉर्मेंस ऑफ अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, करवा दिया, इसमें कुछ लिखा भी तो नहीं है, एग्जाम्पल्स है ना ये तो। अच्छा अच्छा, तो प्लानिंग इंक्लूड, ठीक है, प्लानिंग के अंदर क्या क्या आता है, नॉर्मल है। इधर आ जाओ, ओवरऑल, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर, इसको ऐसे मार्क करो बस यहाँ तक। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर क्या है इस पूरे प्लानिंग में, तो यहाँ से पढ़ो। द एंगेजमेंट पार्टनर एंड अदर की मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम शुड बी इन्वॉल्व इन प्लानिंग द ऑडिट। मतलब कौन कौन इन्वॉल्व होता है प्लानिंग में, एक तो एंगेजमेंट पार्टनर होता है, मतलब आप होते हो। ठीक है, इसके अलावा आपके जो की मेंबर्स हैं एंगेजमेंट टीम के, आपके जितने भी सीनियर मैम, हो सकता है आपकी छोटी फॉर्म में तो आपके सारे के सारे आर्टिकल्स इन्वॉल्व हैं इसके अंदर की मेंबर्स में। एंगेजमेंट टीम के बड़ी कंपनी है, ईवाई जा रही है, डिलॉयट जा रही है, बड़ी बड़ी कंपनी जा रही हैं, तो वहाँ पर की मेंबर्स होते हैं। एंगेजमेंट पार्टनर तो बहुत ही ऊपर होता है, ठीक है, वो तो जाता भी नहीं है। वैसे तो छोटी कंपनीज के चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कम ही जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में जाते हैं। द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एंगेजमेंट पार्टनर एंड अदर की मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम इन प्लानिंग द ऑडिट ड्रॉज देयर एक्सपीरियंस thereby enhance the effectiveness and efficiency of planning process। कह रहा है इनका इन्वॉल्वमेंट इनके एक्सपर्टीज़ पे डिपेंड करता है, जैसी जैसी इनकी एक्सपर्टीज़ रहती है उस हिसाब से प्लानिंग होती है, जिससे कि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस पूरी प्लानिंग की बढ़ पाती है। ठीक है, इसके बाद आ जाओ, ये मैंने कुछ ज़्यादा ही पढ़ा दिया, पता है इसकी ज़रूरत नहीं थी, फिर भी मैंने इसलिए पढ़ा दिया क्योंकि ये टॉपिक मुझे अच्छा लगता है, मैंने खुद पढ़ा था, मुझे लगा कि पढ़ा देना चाहिए। कंटेंट ऑफ ऑडिट प्लान पे भी आ जाओ, ये भी पेपर का पार्ट नहीं है, लिख लो इसको, रीड ओनली में कवर कर लो, लिख लो। और ऐसा नहीं कि रीड ओनली को छोड़ के ही चले जाओ पेपर के वक्त, भैया पढ़ना है, वो 1.5 दिन पहले मत पढ़ना, चाहे तो 1 महीने पहले भी पढ़ना है और अभी भी पढ़ना है। क्यों पढ़ना है, एमसीक्यूज के लिए। फिर मत बोलना एमसीक्यूज पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। द नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंड ऑफ प्लान रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर आर डिटरमाइंड अंडर SA 315। ठीक है, ऐसे 315 क्या करते हैं, हमें बस रिस्क का असेसमेंट करना है, हमें बस रिस्क देखना है। ठीक है, इसके अलावा नेचर, टाइमिंग, इसके बाद 330 दे रखा है कि हमको रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है, और इसके बाद फिर अदर ऑडिट प्रोसीजर्स दे रखे हैं ताकि हमें देखना है कि, ठीक है, अदर ऑडिट, ये मैंने सब कुछ उसमें ही बताया था, 315 330 और क्या नाम है, आपको ऑडिट प्रोसीजर बताए थे। ये ऑडिट प्रोसीजर यही होते हैं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, और आपका फिर उसके बाद ये सब्सटेंशियल ऑडिट प्रोसीजर और टेस्ट और कंट्रोल जो होता है। ठीक है, यही दिया हुआ है, कंटेंट्स लिखे हुए हैं बस, ये भी इतना डिटेल में नहीं करना, मैं बस आपको ऐसे ही करवा रहा हूँ क्योंकि यहाँ दे रखा है तो करवाऊँगा तो ज़रूर। अब आ जाओ, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये मार्क करो भैया, चेंजेस टू प्लानिंग डिसीजन। अब देखो आपने प्लानिंग कर ली, देखो अब दिमाग में ना रखना, हम है ना प्लानिंग पढ़ रहे हैं, स्ट्रैटेजी अलग है, स्ट्रैटेजी अभी आएंगे पढ़ेंगे, स्ट्रैटेजी का क्वेश्चन आए तो वो दूसरे टॉपिक पे जाना, प्लानिंग का क्वेश्चन आए तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वही पढ़ना है। अब कह रहे हैं चेंजेस इन प्लानिंग डिसीजन, देखो प्लान में अब कुछ चेंजेस भी होंगे, हाँ भाई ज़रूर होंगे, तो वो पढ़ते हैं। तो ऑडिटर शुड अपडेट एंड चेंज द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान
एज नेसेसरी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। ठीक है, जब उसको लगेगा ठीक वो तब चेंज करेगा। द ऑडिट में नीड टू मॉडिफाई द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान ड्यू टू बिलो मेंशन फैक्टर। क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? एक तो रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड ऑफ, एक मिनट, रिजल्ट ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट। भाई कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट था, ठीक है, उससे जो भी रिजल्ट आया तो उसकी वजह से हमें चेंज करना पड़ेगा प्लान। चेंजेस इन कंडीशन और ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। हमने जो भी मतलब ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया ऑडिट प्रोसीजर के रिजल्ट की वजह से, उसकी वजह से अगर हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत है तो चेंज करना पड़ेगा। तो ये तीनों लर्न कर लेना। अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो गया, चेंज इन कंडीशन हो गया, और ऑडिट एविडेंस हो गया जो कि हमारे ऑडिट प्रोसीजर की वजह से हमें लेना पड़ा था, जो भी एविडेंस हमें इकट्ठे करने पड़े। तो उस एविडेंस की वजह से हमें कुछ लगा तो हमें अपने प्लानिंग में चेंजेस करने पड़ेंगे। फर्दर द ऑडिटर would also have to modify the nature, timing and extent of further audit procedure based on revised consideration of assessed risk. This may be in the case when information coming to auditor differs significantly from the information when planned the audit procedure. ये क्या कह रहा है? जब ऑडिटर ऐसे 330 में फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करता है तो वहाँ पे हो सकता है कि नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंड वो मॉडिफाई कर दे नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंड को। कब? जब उसको रिवाइज कंसिडरेशन ऑफ एसेस रिस्क, उसको जो भी उसने एसेस किया था रिस्क को, उसमें कुछ रिवाइज कंसिडरेशन मिली तो वो उसको चेंज करना पड़ा जा सकता है। इसके अलावा ये नेक्स्ट क्या ये बोल रहा है कि ये चीज़ किस वजह से हो सकती है, ये किस केस में हो सकती है? ये तब हो सकती है जो भी इंफॉर्मेशन ऑडिटर के पास पहले थी वो डिफर कर गई उस इंफॉर्मेशन से जो पहले से उसने प्लानिंग के वक्त बना रखी थी। ठीक है, तो अगर कोई इंफॉर्मेशन में चेंज आया, उसको लगता है कि यहाँ पर एसेस जो भी रिस्क है उसमें मतलब उसके रिवाइज कंसिडरेशन आ चुके हैं, तो फिर उसको अपना नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंड भी मॉडिफाई करना पड़ेगा और उसको अपना फर्दर ऑडिटेड प्रोसीजर पूरा चेंज करना पड़ेगा, उसका नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंड मॉडिफाई करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये नॉर्मल सी चीज़ लिखी हुई है, इसको लर्न करना है आपको। ठीक है, समझा मैंने दिया है कि क्या लिखा हुआ है, अब आप इसको बस लर्न करना है। अब देखो क्वेश्चन क्या बनेगा पेपर में बता देता हूँ। यहाँ हम मार्क करेंगे अच्छा एक और है ये एग्जांपल भी चलो पढ़ा देता हूँ। ये एग्जांपल उसमें नहीं लिखना, आंसर का पार्ट नहीं बनेगा ये एग्जांपल। ठीक है, मैं बस पढ़ा रहा हूँ। ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन थ्रू परफॉर्मेंस ऑफ सैप सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर में कॉन्ट्राडिक्ट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन फ्रॉम टेस्ट ऑफ कंट्रोल। देखो, आप पहले टेस्ट ऑफ कंट्रोल करते हो फिर सैप करते हो, मैंने बताया था ना। आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल में मान लो आपको कोई चीज़ मिली, ठीक है, ऑडिट एविडेंस मिले, वो आपके मतलब कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं किससे, सॉरी मतलब हाँ, इसमें जो आप भी आपको ऑडिट एविडेंस मिले थे और अब सैप में जो ऑडिट एविडेंस मिले वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको अपनी प्लानिंग की मतलब प्लानिंग में वो चेंजेस लाने पड़ेंगे, प्लान को चेंज करना पड़ेगा ऑब्वियसली। ठीक है, ये एग्जांपल दिया था, आंसर का पार्ट मत बनाना जो अभी क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा आपको। इसके बाद आ जाओ यहाँ पर, इन एडिशन टू अबव देयर में बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज इन लॉ। इसके अलावा देखो लॉ में भी चेंज आ सकता है, नोटिफिकेशन में भी चेंज आ सकता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में चेंज आ सकता है, विच में मॉडर्न, उसकी वजह से भी आपको ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर जितनी भी जगह स्ट्रैटेजी लिखा है ना उसको प्लानिंग आप लिख सकते हो पेपर में, और उसको प्लानिंग ही समझो, अभी प्लानिंग ही चल रहा है। जो ऑडिट स्ट्रैटेजी में चेंजेस आते हैं ना वो अलग क्वेश्चन आएगा उसका। अब देखो पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर मार्क करो क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं कॉपी की तरफ, कॉपी में मैंने लिखवा रखा है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं और आपको इसमें कैसे पहचानना है, आपको क्या क्या लिखना है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। देखो बताओ, कोई टीचर ऐसा करवाता है बच्चों को कि क्वेश्चन आंसर्स का वो करवा रहा है? पता है मैंने एक चीज़ देखी, ICAI में ऑडिट में आपको कोई क्वेश्चन आंसर का एनालिसिस नहीं करवा रहा, तो मैं इसलिए एनालिसिस करवा रहा हूँ। देखो, एक मिस्टर एस है वो जूनियर है, मिस्टर जे है वो सीनियर आर्टिकल है, ठीक है, ऑफ CA फर्म। ये लोग क्या कर रहे हैं, स्टार्ट ऑडिट कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की। अब ये स्टार्ट ऑडिट कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की, ठीक है। अब जो मिस्टर जे है मतलब जो सीनियर आर्टिकल है, उसने इंस्ट्रक्ट किया अपने जूनियर को कि तू है ना एक ड्राफ्ट ऑडिट प्लान बना दे बाय टेकिंग रेफरेंस ऑफ सिमिलर क्लाइंट एंगेजमेंट इन सेम बिजनेस। ठीक है, मतलब ऑडिट प्लान तो बना लेकिन ड्राफ्ट बना ले, ऐसे ही मतलब कच्चा पक्का ऑडिट प्लान बना ले, किसको देख करके, एक सिमिलर क्लाइंट कंपनी जो हमारी है ना उसके बिजनेस को देख करके बना ले। कंफ्यूज हो गया, उसने कहा कि यार ये नेचर एक्सटेंड तो वेरी कर रहे हैं दोनों क्लाइंट के, नेचर और एक्सटेंड जो है मतलब बिजनेस के वो तो वेरी कर रहे हैं, तो हम ये प्लानिंग सेम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद
ड्यूरिंग द ऑडिट एस ने देखा, रीथिंक द ऑडिट प्लान रीडिजाइन, ही अप्रोच जे दैट ऑडिट प्रोसीजर रिक्वायर्ड चेंज। ठीक है, उसने बोला कि ऑडिट प्लानिंग जो है ना वो चेंजेस मांग रही है, रिक्वायर्ड ये चेंज है, ये चेंज का सिंबल मैं ऐसे ही बनाता हूँ मैथ्स के अकॉर्डिंग। तो ऑडिट प्लानिंग रिक्वायर्ड चेंज, कमेंट अबाउट द बोथ द सिचुएशन। तो आपको ध्यान में रखना है, इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछ रखे हैं। एक तो है नेचर एंड, देखो जो ये जूनियर है, जूनियर कहाँ कहाँ कंफ्यूज हुआ था। एक जगह तो उसने कहा कि दोनों एंगेजमेंट का बिजनेस ही अलग है, तो आप कैसे कह सकते हो कि ये नेचर एंड एक्सटेंड प्लानिंग का सेम कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखना होगा अभी बता रहा हूँ। और यहाँ है एक है कि ऑडिट प्लान को रीडिज़ाइन कर रहे हैं। तो देखो इसके आंसर में क्या करना है, आपको फुल टॉपिक लिखना है। एक तो नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द प्लानिंग, और ये चेंजेस इन प्लानिंग डिसीजन। ये देखो मैं दिखा देता हूँ। एक तो ये देखो, ये चेंज इन प्लानिंग डिसीजन पूरा आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये जो 1.3 मैंने आपको बताया था, ये रहा प्लानिंग का कॉन्टिन्यूस। एक मिनट, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, अरे कहाँ गया, ये रहा नेचर एंड एक्सटेंड ऑफ प्लानिंग। ये रहा नेचर एंड एक्सटेंड ऑफ प्लानिंग 1.2, ये पूरा का पूरा आपको लिखना है। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है इसमें 1.2 और ये 1.7, ये पूरा लिखना है। ठीक है, लिख दोगे? ठीक है, अब आ जाओ टेस्ट ऑफ इन नॉलेज की तरफ। इसको मार्क करो क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन नंबर 4 से पहले ना मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, चलो पहले पढ़ा ही देता हूँ इसको, कोई बात नहीं। एक XWL लिमिटेड है, वॉज एंगेज इन डीलिंग इन कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग बेस्ड ऑन सूरत। ठीक है, CAP बेस्ड एट दिल्ली, वो ऑडिटर है। ठीक है, ऑडिटर है कंपनी का, कहाँ पर है वो? दिल्ली में है, और हमारी कंपनी का है सूरत में है। ठीक है, द ऑडिटर डिड नॉट इवन वंस विजिट द ऑफिस, भाई साहब आज तक वो ऑफिस आया ही नहीं है। फेल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी, उसको क्या पता कंपनी कैसे काम करती है, वो नेचर ऑफ द बिजनेस तो कभी भी समझ ही नहीं पाया। ऑल द पेपर्स एंड अकाउंट्स बुक्स वर रिसीव्ड ऑन ईमेल, सारी अकाउंट्स बुक्स वो ईमेल पे मंगवा लेता है। देयर इज ऑल्सो इंक्लूड हिज वर्किंग पेपर, उसके वर्किंग पेपर में ना एक चेकलिस्ट बनी हुई है। ये क्या करते हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, ICAI की वेबसाइट्स पे ये चेकलिस्ट दे रखी होती है, वो डाउनलोड कर लेते हैं। तो उसके वर्किंग पेपर में एक चेकलिस्ट तो बनी हुई है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ स्टोर एंड स्पेयर्स की, लेकिन उसमें ना नथिंग इन हिज वर्किंग पेपर शोइंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ। ठीक है, उसमें ना ये वर्किंग पेपर लिस्ट तो बनी हुई है रॉ मटेरियल कंज्यूम को, इसकी उसकी चेकिंग की, टेस्ट चेकिंग की, इसकी, लेकिन हमने देखा कि ऐसी कोई भी वर्किंग पेपर नहीं है जिससे कि ये समझ आए कि इसको नेचर ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी पता है। ठीक है, तो बताओ आपको, आप व्हाट डज इट रिफ्लेक्ट अपॉन प्लानिंग ऑफ ऑडिट, आपको क्या लग रहा है इसकी प्लानिंग में क्या है, कोई गड़बड़ लग रही है आपको? बताओ बताओ। इसका आंसर वैसे पीछे दे रखा है, लेकिन मैं तो अपनी भाषा में समझाऊंगा, लेकिन है ना इससे पहले मैं आपको इधर ले चलता हूँ। डॉक्यूमेंटेशन का एक पॉइंट होगा, ICAI को भी ये बाद में क्वेश्चन पूछना चाहिए। इसने भी देखो डॉक्यूमेंटिंग ऑडिट प्लान, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट, ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, बाद में डिटेल में दोबारा आऊँगा। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट करना होता है ऑडिट प्लान में? आपको ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी को डॉक्यूमेंट करना होता है, ऑडिट के प्लान को डॉक्यूमेंट करना होता है। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी मतलब आपकी पूरी ऑडिट की स्ट्रैटेजी। ठीक है, जिसमें आप ये दिखाते हो कि हम ऑडिट को कैसे कैसे करेंगे ताकि हम अच्छी ओपिनियन दे पाए। ऑडिट प्लान क्या होते हैं? वो छोटे छोटे प्लान्स होते हैं, वो आप पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट करोगे, लिखोगे। इसके अलावा आप कोई सिग्निफिकेंट अगर आपका चेंज हुआ है ऑडिट एंगेजमेंट में, एक मिनट, ड्यूरिंग द ऑडिट एंगेजमेंट मतलब ऑडिट करते हुए कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी में या फिर ऑडिट प्लान में, तो उसका क्या रीज़न है चेंज का, वो भी आप डॉक्यूमेंट करोगे। ठीक है, इतना पढ़ते हुए चलो बस। तो मैंने आपको क्या बताया, ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लान, और आपका कोई भी चेंजेस इन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी और प्लान जो भी हैं वो आप डॉक्यूमेंट करते हुए चलोगे। समझ आ गया? चलो इसका आंसर पढ़ते हैं। मेरे को मज़ा आता है आंसर लिखने में, पता है। मैं चाहता तो इसका आंसर सीधा बुक से भी तो करवा सकता था, फिर मैं लिखता क्यों हूँ? मैं चाहता हूँ आप भी लिखो मेरे साथ। ठीक है, आ जाओ। चलो रेड पेन से लिखते हैं। देखो, तो ये टेस्ट योर नॉलेज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये टेस्ट योर नॉलेज नहीं, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग है बाय द वे। ठीक है, क्या कह रहा है ये? सबसे पहले तो ये कह रहा है कि ऐसे 300 इसके अंदर आता है जो कि है प्लानिंग ऑफ ऑडिट स्ट्रैटेजी। ठीक है, requires auditor to plan the audit in such a manner that is performed effectively। आपको ऑडिट इस तरीके से प्लान करनी है ताकि आपकी ऑडिट इफेक्टिवली हो। ठीक है,
एक कीवर्ड मैंने मार्क कर दिया। इट ऑल्सो रिक्वायर्स ऑडिटर्स टू स्टैब्लिश ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी इंक्लूडिंग आइडेंटिफाई करेक्टर sticks of engagement, facilitating him to define its scope, planning of nature, timing and extent of audit procedures required to be performed to achieve the objectives of audit। क्या कह रहा है ये, आपको एंटी और स्कोप अच्छे से मतलब ऑडिट प्रोसीजर में बता के आने हैं, ठीक है। आपको अच्छी तरह प्लानिंग करनी है ताकि आपके ऑब्जेक्टिव जो है ना ऑडिट के वो अचीव हो पाएँ, आपकी अच्छी खासी मतलब वो ओपिनियन जा पाए, ठीक है, ये बता दिया। फिर इसके बाद ये बोल रहे हैं, देखो आपको ऐसे 300 में फर्दर ये भी रिक्वायर्ड है कि आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। किस किस को, मैंने अभी बताया था आपको, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी को, ऑडिट प्लान को, और कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है, यहाँ पर आपको पेपर में चेंज लिखना है। मैं तो बस ये मार्क बना देता हूँ ट्रायंगल वाला। ट्रायंगल वाले मार्क का मतलब होता है मैथ्स में चेंज मेड ड्यूरिंग द ऑडिट एंगेजमेंट टू सच प्लान्स, ठीक है। तो कोई भी चेंज हुआ है तो वो आपको बताना पड़ेगा, हो गया। फिर इसके बाद आपको गिवन सिचुएशन समझानी है। गिवन सिचुएशन में क्या है, वो हम बोलेंगे कि देखो ऑडिटर ने कभी भी विजिट नहीं किया कंपनी में, ठीक है, विजिट नहीं किया तो वो फेल टू अंडरस्टैंड द बिजनेस ऑफ द कंपनी भी हो गया। फर्दर उसने वर्किंग पेपर में डू नॉट शो द अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर ऑफ द बिजनेस, उसने दिखाया ही नहीं। इससे हमें पता चलता है कि ये क्लियर वॉयलेशन है रिक्वायरमेंट ऑफ ऐसे 300। ऐसे 300 कहता है कि भैया आप अपना मतलब प्लानिंग ऐसी बनाओ ताकि आप ऑडिट मतलब अपनी क्लाइंट का बिजनेस ऑफ द नेचर को समझ पाओ, लेकिन आप तो ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे, तो क्लियर वॉयलेशन है 300 का। इंक्लूजन ऑफ चेकलिस्ट इन वर्किंग पेपर हैव रिक्वायरमेंट ऑफ टेस्ट चेकिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम एंड कॉस्ट ऑफ स्पेयर्स शो दैट इट वॉज अ जनरल चेकलिस्ट। मैंने देखा कि जो चेकलिस्ट है ना उसमें लिख रखा है कि आपको चेक करना है, टेस्ट चेक करना है, टेस्ट चेक करना है किसका, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम का, कॉस्ट ऑफ स्पेयर का। मैं कह रहा हूँ ये तो जनरल चेकलिस्ट है, और स्पेसिफाइज द बिजनेस वर नेवर अंडरस्टूड। ये मतलब ये तो बोलता है कि ये तो जनरल चेकलिस्ट है जिस पे ऑडिटर ने काम किया है कि अपना रॉ मटेरियल कंज्यूम ये बना लिया। मैंने कहा चेक, इनके पास कोई ऐसी मतलब चेकलिस्ट मतलब वर्किंग पेपर है ही नहीं जिससे पता चल पाए कि यहाँ पर बिजनेस को वो समझे हो। तो आप कंक्लूजन में लिखोगे ऑडिट वॉज नॉट प्लान, ये भी इंपॉर्टेंट, द जनरल चेकलिस्ट एंड स्पेसिफाइज दैट द बिजनेस वर नेवर अंडरस्टूड, कि बिजनेस उसको समझ ही नहीं आया है, मतलब ठीक है, उसको पता ही नहीं है कि नेचर ऑफ द बिजनेस क्या है। अब क्या हुआ है, ऑडिट वॉज नॉट प्लान टू बी कंडक्टेड इन इफेक्टिव मैनर इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ ऐसे 300। तो आपको ऐसे लिखना है ये, ठीक है। इसलिए मैं बुक से नहीं पढ़ाता यार, बुक से पढ़ाने में मेरे को ऐसा लगता है कि मैं बस उधर ही मार्क करवाता रहता। अब मैंने लिख लिया ना, लिखने से मेरे को और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, और मैं चाहता हूँ आप भी लिख लो ताकि आपको भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। आगे बढ़े फिर, चलो अब आ जाओ इस चैप्टर के दूसरे पार्ट में। सर एक पार्ट खत्म हो गया, हाँ ऑडिट प्लान खत्म हो गया, तो अब क्या शुरू हो गया सर, अब शुरू हो गया ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी। अच्छा ये ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी क्या होती है, आज का टॉपिक लंबा जाएगा दोस्तों क्योंकि आज 3 टॉपिक हैं। इसके बाद प्रोसीजर है, बस ख़त्म। उसके बाद फिर अदर ऐसे नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि आप 3 घंटे की वीडियो तो डेली देखें ही देखें कम से कम। ये वीडियो जितनी देर की रहेगी। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी क्या कहती है, देखो सबसे पहले तो अब डिफरेंस करते हैं कि प्लान क्या होता है और स्ट्रैटेजी क्या होती है, ठीक है। छोटा छोटा बता रहा हूँ, अभी डिटेल में भी आएगा, आईसीआई भी समझाएगा डिटेल में, लेकिन अभी छोटा छोटा बता रहा हूँ। देखो हम करने आए ऑडिट, हम चाहते हैं कि ऑडिट के सारे पार्ट्स बने, हम ऑडिट में अलग अलग पार्ट्स बनाएं और लास्ट में अपनी ओपिनियन देकर आएँ। यही चाहते हैं ना हम ऑडिट में, भाई ऑडिट में हम क्या चाहते हैं, हम अच्छी अपनी रीजनेबल ओपिनियन देकर आएँ, और हम मतलब रीजनेबल एश्योरेंस दे पाएँ और ओपिनियन दे पाएँ, अच्छी ओपिनियन दें। तो जब हम ये पूरा स्टार्ट करते हैं तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना, इसे बोलते हैं हम ऑडिट स्ट्रैटेजी। ये हमारी ऑडिट स्ट्रैटेजी है, इसको हिंदी में बोल सकते हो आप कि किस तरह हम ऑडिट को अच्छे से परफॉर्म करें, दैट इज ऑडिट स्ट्रैटेजी। और ये जो आप छोटी छोटी चीज़ें डिसाइड करते हो, दीज आर छोटे डिटेल्ड प्लान्स, दैट इज ऑडिट प्लान्स। ये डिटेल्ड प्लान्स होते हैं, इसे बोलते हैं हम ऑडिट प्लान्स, ठीक है। ठीक है, अब आपको ऑडिट स्ट्रैटेजी और ऑडिट प्लान में समझ आ गया। ऑडिट स्ट्रैटेजी का मतलब है कि किस तरह आपको अच्छी से अच्छी ऑडिट करनी है। ऑडिट प्लान्स होते हैं उनके भी टुकड़ों का, मतलब प्लानिंग में भी टुकड़ों में डिटेल्ड प्लानिंग की
इसमें कैसे काम करना है, इसमें कैसे काम करना है, इस एरिया में कैसे काम करना है, इस एरिया में काम करते हुए डायरेक्टर से कुछ मंगवाना तो नहीं है, डायरेक्टर से आपको मतलब सामने से कोई एक्सेप्टेंस चाहिए या कुछ भी, मतलब डिटेल्ड काम जो वो होती है डिटेल प्लानिंग, दैट इज प्लानिंग। स्ट्रैटेजी मतलब आपका ओवरऑल, ठीक है, आपको समझ आ गया। अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो प्लान्स की बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी की। देखो नाम में ही लिखा है ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, आपकी ओवरऑल है ये, ठीक है, कि आपको ऑडिट अच्छे से करनी है, दैट इज ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी। तो अब एक पॉइंट मार्क कर लो यहाँ से यहाँ तक, उसका नाम दे दो नंबर वन। नंबर वन का मतलब आप समझ गए, हमेशा मैं पढ़ाता हूँ ये चीज़, मतलब ये किसी ना किसी आंसर में काम आएगा। तो सबसे पहले है ना, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखवा देता हूँ, इसका क्वेश्चन नंबर देंगे हम 1, ठीक है, क्योंकि नया टॉपिक है तो फर्स्ट क्वेश्चन देंगे। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन लिख लो, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा, फैक्टर्स बताओ और बेनिफिट्स बताओ किसके, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी के। लिखा होगा, पूरा नाम लिखा होगा, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी। प्लानिंग नहीं लिखा होगा, देखो प्लानिंग के फैक्टर्स अलग हैं, पहले पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। बेनिफिट्स भी अलग है प्लानिंग के, वो हो चुका है। अब ये बेनिफिट्स और ये जो फैक्टर्स पढ़ेंगे ना हम, इसका एक सिंपल क्वेश्चन है, तो पढ़ें अब हम, चलो इसको पढ़ते हैं। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी वुड इन्वॉल्व, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी में देखो क्या क्या आएगा, डिटर्मिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिट, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट दैट डिफाइंड इट्स स्कोप। तो देखो पहले इसको पढ़ने से पहले समझो ये क्या कह रहा है, फैक्टर्स क्या हैं, फैक्टर्स मतलब क्या चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाते हुए। तो सबसे पहले तो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी पड़ेगी ऑडिट की, ठीक है, उसका फीचर देखना पड़ेगा, आपको नेचर समझना पड़ेगा। उसके बाद रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव समझना पड़ेगा, आपका रिपोर्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, एसेटेंड द ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंगेजमेंट टू प्लान द टाइमिंग ऑफ द ऑडिट एंड नेचर ऑफ द कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड, ठीक है। टीम का एफर्ट देखना पड़ेगा, consider the factor that auditors professional judgment are significant in directing the engagement team's effort, consider result of preliminary engagement activity, consider करना पड़ेगा result of preliminary engagement activities and where applicable whether knowledge gained on other engagement performed by engagement partner for the entity is relevant। देखो आपने पहले काम किया था तो वो काम कैसे यहाँ पर काम आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा कोई नॉलेज अगर गेन करी है किसी और एंगेजमेंट में, किसी और क्लाइंट कंपनी के यहाँ पर, तो वो यहाँ पर कैसे काम आ सकती है वो देखो। इसके अलावा नेचर टाइम एंड एक्सटेंड ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज मतलब यहाँ पर अपने हमारे हमारे खुद के आर्टिकल स्टाफ की बात हो रही है, उसका देखो नेचर टाइमिंग एक्सटेंड क्या है, ठीक है। ऑफ रिसोर्सेज नेसेसरी टू परफॉर्म, कितने रिसोर्सेज चाहिए, कितने, कौन बंदा किस काम के लिए चाहिए, तो वो देखो, ठीक है। ये चीज़ें दिमाग में रखनी है ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाते हुए, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाते हुए। इसके बाद है बेनिफिट्स। बेनिफिट्स क्या हैं, देखो बेनिफिट्स ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, बेनिफिट्स क्या हैं। पहला बेनिफिट्स है एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्वालिटेटिव रिसोर्सेज, मतलब ये ह्यूमन रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं यहाँ पर। The resources deployed for specific audit areas such as use of appropriate experiment team member, high risk involvement of expert, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, ये बोल रहा है, पहले तो आप देखो अच्छी स्ट्रैटेजी होगी आपकी, आपने अच्छी तरह स्ट्रैटेजी बना लिया कि मैं किस तरीके को ऑडिट को अच्छे से परफॉर्म करूंगा, उसकी स्ट्रैटेजी आपने बना ली। उससे होगा क्या, आपका एक तो एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा सही से रिसोर्सेज का, ह्यूमन रिसोर्सेज का, कि आपको किस एरिया में किस बंदे से काम करवाना है, उसका क्या एक्सपीरियंस है उस बंदे का, ठीक है। अगर आपको मतलब लगता है कि कोई एक्सपर्ट को इन्वॉल्व करना है, जैसे कि आपको ग्रेचुइटी की कैलकुलेशन करवानी है, तो आपको एक्चुरियल को इंक्लूड करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको मान लो कोई कैपिटल गेन की वो चाहिए तो रजिस्ट्रार वैल्यूअर की ज़रूरत पड़ेगी, तो कोई एक्सपर्ट को अगर यहाँ पर डालना है तो वो आपको देखना पड़ेगा। तो ये कब पता चल जाएगा, ये आपको प्लानिंग, अच्छी प्लानिंग की वजह से पता चल, सॉरी अच्छे ऑडिट स्ट्रैटेजी की वजह से आपको पहले से ही पता चल जाएगा। एलोकेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ स्टाफ, नंबर ऑफ अपने अपने खुद के रिसोर्सेज, ठीक है। तो नंबर ऑफ, मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, आर्टिकल से आपको याद आ जाएगा। तो नंबर ऑफ आर्टिकल हमें कितने कितने एलोकेट करने हैं, स्पेसिफाई करने हैं अपने उस काम के लिए, ठीक है। तो इसको रीड आउट ही कर लेना, इतना कोई वो नहीं है। और ये लिखा हुआ है, एक मिनट, यहाँ भी था ये पॉइंट कि हाई रिस्क एरिया में किस किस बंदे को भेजना है, तो यही यहाँ पर है कि हाई रिस्क एरिया में किस किस बंदे को भेजना है।
टाइमिंग ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, किस टाइम पे आपको कौन सा रिसोर्स मतलब अपनी तरफ से कौन सा आर्टिकल भेजना है, किस टाइम पर भेजना है, आर्टिकल का टाइम भी। अब आप कहोगे ऐसा थोड़ी ना होता है, स्टार्टिंग में जो आर्टिकल जाता है एंड तक वही तो रहता है। आंसर इज़ नो, ऐसा नहीं होता है। छोटी कंपनी में होता होगा, लेकिन बड़ी जो सीए फर्म्स होती हैं उसमें ऐसा नहीं होता है। आपको बीच बीच में आर्टिकल्स भी चेंज करने पड़ते हैं, बीच बीच में देखना पड़ता है। जैसे मान लो एक बंदा है, जैसे ये पूरा पढ़ लेता हूँ पहले। when these resources are deployed such as whether as interim audit stage या फिर क्लोज एट द की कट ऑफ डेट्स का मतलब है बैलेंस शीट डेट। अब मान लो एक मेरा आर्टिकल है जो बैलेंस शीट बहुत अच्छी बनाता है, मेरा आर्टिकल भी हो सकता है, मेरा स्टाफ मेंबर भी हो सकता है, इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकता है, एंगेजमेंट पार्टनर खुद भी हो सकता है, बैलेंस शीट अच्छी बनाता है, तो मैं उसको लास्ट में भेजूंगा ताकि वो बैलेंस शीट का काम सारा अच्छे से कर दे। ठीक है, तो ये तो मैंने ये गलत बोल दिया यहाँ पर, मैंने कहा बैलेंस शीट अच्छी बनाता है। अब आप कहोगे हाँ बनाता तो है, देखो रियलिटी में हमारा काम नहीं है बैलेंस शीट बनाना। हम लोग मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज में बैलेंस शीट नहीं बना सकते हैं एज अ ऑडिटर, लेकिन रियलिटी में आपको पता है प्रैक्टिकल लाइफ में हम बैलेंस शीट भी हम ही बनाते हैं छोटी कंपनीज़ में जब जाते हैं। अगर अदरवाइज़ अगर आप बिग फोर की तरफ से जाओगे ना, आप देखोगे बैलेंस शीट कंपनी का काम है बनाना, आपका काम है अपनी ओपिनियन देना बस। लेकिन जो छोटी कंपनीज़ में देखो, मैंने भी ऑडिट करी है, हम क्या करते थे, हम लोग ऑडिट भी करते थे और बैलेंस शीट भी हम ही बनाते थे, और इस चीज़ के अलग से पैसे मिलते थे। और हमारी कोई दूसरी फर्म होती थी जो हमारी फर्म से रिलेटेड होती थी, याद आ रहा है कुछ, उसके नाम पे बिल कटता था। ठीक है, तो हम देखेंगे कि किस टाइम पे किस बंदे को भेजना है। हो सकता है इंट्रीम ऑडिट स्टेज पे हम किसी बंदे को भेज रहे हैं कि ये जो बंदा है ना हमारा वाला, ये डेप्रीशिएशन अच्छी कैलकुलेट करता है, तो हम इस बंदे को क्या करते हैं, हमने ना इसको ऐसे ही रख रखा है, डेप्रीशिएशन सही कैलकुलेट करता है। हमने क्या क्या रखा है, हर जगह पे जहाँ भी ऑडिट होती है ना, इस बंदे को बस बीच में भेजते हैं, बस ये डेप्रीशिएशन का काम करके आता है और कुछ नहीं करके आता बस। ठीक है, तो हमें देखना है कि किस टाइम पे किस बंदे को भेजना है, वरना तो बाकी लोग तो शुरू से लेकर एंड तक रहेंगे ही। फिर है मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, हाउ सच रिसोर्सेज शुड बी मैनेज डायरेक्ट एंड सुपरवाइज सच व्हेन इतना तक ही कर लो बस, सुपरवाइज। तो हमें देखना है कि उसको मैनेज करना है, तो मैनेज करने के लिए हमें उनको डायरेक्शन देनी पड़ेगी, सुपरवाइज करना पड़ेगा उनको, तो वो चीज़ हमें देखनी है। ठीक है, ये बेनिफिट होते हैं एक ऑडिट स्ट्रैटेजी को बनाने के। ठीक है, ये कंसिड्रेशन, ये पूरा पार्ट छोड़ सकते हो आप, ये पेपर में नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाओ यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में ही, ये इंपॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इन द सेंस ये भी कभी पेपर में पूछा नहीं गया, बट मैं बोलूँगा कि कर लो। देखो मैंने इतना तो बता ही दिया था आपको, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजीज इसकी अभी हम बात कर रहे हैं, उसको डॉक्यूमेंट करना है आपको, ऑडिट के प्लान्स को डॉक्यूमेंट करना है, जो भी आप प्लान्स बना रहे हो। इसके अलावा कोई चेंज आया, चेंज आया किसमें, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी में या फिर ऑडिट प्लान में, तो उसका रीज़न भी आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा ऑफ सच चेंजेस। ठीक है, ये क्या करोगे आप, खुद पढ़ोगे ये भी पढ़ाऊँ? अब आप कहोगे सर आप ही पढ़ा दो ना, आपसे क्लास ले रहे हैं। इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी पेपर में आ गया तो मैं ये कहूँगा कि इसको रीड ज़रूर करके जाना, 2 बार तो रीड कर लेना। आज तक देखो जितने भी रीड वाले टॉपिक बोलता हूँ ना, वो 1 बार पढ़ना, इसको 2 बार पढ़ना, और लर्न वाले टॉपिक को कम से कम 3 4 5 बार पढ़ा करो, और लिख के देख लिया करो 1 बार। ठीक है, जिनमें मैं क्वेश्चन आंसर करवाता हूँ ना, क्वेश्चन आंसर वाले हमेशा लिख के करो, या फिर 4 5 बार तो मिनिमम पढ़ो, या फिर दोनों चीज़ करो यार। मैं तो कह रहा हूँ टाइम की कमी लग रही है, रील्स मत देखना। ठीक है, बहुत टाइम मिल जाएगा आपको, सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा। टेंशन मत लेना बैठ के, उसमें भी टाइम बहुत जाता है। रिकॉर्ड की टेंशन बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड की डिसीजंस। ठीक है, अब आप डॉक्यूमेंट कर रहे हो तो आपको ना की डिसीजंस को भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। The documentation of overall audit strategies, a record of key decisions considered necessary to properly plan and audit and to communicate significant matter to engagement team. सिंपल है, आप क्या कर रहे हो, ये जो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी बना रहे हो ना, ये एक्चुअल में क्या है, ओवरऑल स्ट्रैटेजी अच्छे से ऑडिट करना है, तो ये एक्चुअली की कंसिड्रेशंस ही हैं। ठीक है, और मतलब ये किस काम आती है, नेसेसरी है, प्रॉपरली प्लान ऑफ ऑडिट एंड कम्युनिकेट करती है सिग्निफिकेंट मैटर टू एंगेजमेंट टीम। ठीक है, इसके बाद रिकॉर्ड ऑफ नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंड ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। ये क्या कह रहा है, आपको डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑडिट प्लान इज अ रिकॉर्ड ऑफ प्लान ऑफ नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंड ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। मैंने बताया था ना, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर आपको करने पड़ते हैं 315 के अंदर, मतलब आप अभी है ना
रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ढूंढ रहे हो, तो ये तो एक तो मतलब आपको ये भी पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। आपकी जो भी ऑडिट प्लान है उसमें आपका क्या नेचर रहेगा, कितना टाइमिंग रहेगा, कितना एक्सटेंड रहेगा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट से लेकर, ठीक है। तो वो आप जब रैप परफॉर्म करोगे तो वो भी आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। एंड एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर जो आप कर रहे हो ये है आपका फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, ये है आपका रिस्क ऑडिट प्रोसीजर, असेसमेंट प्रोसीजर सॉरी, ये फर्दर ऑडिट प्रोसीजर at the assertion level in response to assessed risk. It also serves the record of proper planning of audit procedure that can be reviewed and approved prior to their performance. इस मतलब इस डॉक्यूमेंटेशन की वजह से क्या होगा, ये लास्ट लाइन क्या कह रहा है कि आपकी है ना एक प्रॉपर रिकॉर्ड बन जाएगा, प्रॉपर प्लानिंग हो पाएगी, ताकि आप जब भी परफॉर्मेंस करो मतलब अपनी ऑडिट करने जाओ उससे पहले पहले आपका सारा काम रिव्यू और अप्रूव हो जाएगा, ठीक है, काफ़ी सारा हद तक। इसके बाद आओ रिकॉर्ड ऑफ रीज़न फॉर चेंज इन ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड प्लान। कोई भी चेंज हुआ है तो वो आपको मतलब करना है, लिखना है, ठीक है। इसको पढ़ लेते हैं। रिकॉर्ड ऑफ सिग्निफिकेंट चेंज, एक मिनट ये पूरा ही पढ़ना, हाँ ठीक है। रिकॉर्ड ऑफ सिग्निफिकेंट चेंजेस टू द ऑडिट overall audit strategy and audit plan. The resulting change is to plan, nature, timing and extent of audit procedure. Explaining significant changes were made. Overall audit strategy plan finally adopted by the audit. ठीक है, सिंपल है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो वो ये है कि आपको अगर कोई चेंज करा है आपने तो वो उसका रीज़न भी आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। ये कभी पेपर में आया नहीं है, मैं सच बताऊँ तो, बट मैंने रीड करवा दिया है तो 2 बार प्लीज़ रीड कर लेना, एक बार नहीं। तो ये बस रीडिंग में मत डालना। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया ये, हाँ ये आया है पेपर में। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, रिलेशनशिप बताओ बिटवीन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी और ऑडिट प्लान। मतलब ये वो है जो मैंने अभी आपको समझाया था कि ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी क्या है और ऑडिट प्लान क्या है। डिफरेंस समझ लो या रिलेशनशिप समझ लो, एक ही बात है। इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है, एक तरीके से ये डिफरेंस है, पता है। पेपर में क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, कोई घुमा फिरा के नहीं पूछेगा, सीधा पूछेगा रिलेशनशिप बिटवीन बताओ, और ये पेपर में आ भी चुका है, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं, एक एक लाइन करके पढ़ते हैं। इसको पॉइंट्स में भी लिख सकते हो अपने पेपर में, ठीक है, अगर आ गया तो पूरा लिख कर आना है और पॉइंट्स में लिख दो, ज़्यादा अच्छा है। द ऑडिट स्ट्रैटेजी इज प्रिपेयर्ड बिफोर ऑडिट प्लान। बात तो सही है, ऑडिट स्ट्रैटेजी तो पहले बनाओगे ना कि कैसे ऑडिट को अच्छे से करना है, फिर बीच बीच में जो प्लान्स को तोड़ोगे तब उनके डिटेल प्लान्स बनाओगे छोटे छोटे। तो पहले ऑडिट स्ट्रैटेजी बनती है, ये बहुत वाइड रूप में होती है, इसलिए इसका नाम ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी होता है। द ऑडिट प्लान इज मोर डिटेल्ड दैन ऑडिट स्ट्रैटेजी, ठीक है। ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान आर इंटर रिलेटेड बिकॉज चेंज इन वन वुड रिजल्ट इन टू चेंज इन अदर, ठीक है, बिल्कुल बात है, इंटर रिलेटेड है आपस में। अगर मान लो आपका ऑडिट प्लान में कुछ चेंज आ गया, मतलब छोटा सा कोई चेंज आ गया किसी चीज़ में, जैसे आप मान लो इन्वेंट्री चेक कर रहे थे, इन्वेंट्री में कुछ दिक्कत आ गई, तो आप अपना है ना फिर डेटर से रिलेटेड भी चीज़ें चेंज करोगे, अपनी ऑडिट स्ट्रैटेजी में भी चेंज करोगे कि मुझे जो एसेट से रिलेटेड डेटर है उसमें थोड़ा सा डिटेल्ड काम करना है, ठीक है। तो आपस में इंटर रिलेटेड है ये दोनों। द ऑडिट स्ट्रैटेजी प्रोवाइड द गाइडलाइंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। देखो ऑडिट स्ट्रैटेजी ही गाइडलाइन देगी कि आपको ऑडिट प्लान्स बनाने कैसे। आपकी ऑडिट स्ट्रैटेजी जिस तरीके से होगी, जैसे आपने मान लो कंपनी फार्मास्यूटिकल की है तो आपको पता चल गया कि आपको इन्वेंट्री पे ज़्यादा काम करना है, तो मैंने कहा कि भैया यहाँ इन्वेंट्री में ज़्यादा काम करूँगा, एसेट्स पे ज़्यादा काम करूँगा। तो जितना ज़्यादा मतलब एक तरीके से ऑडिट स्ट्रैटेजी मतलब जब आप बिजनेस नेचर समझ रहे हो बिजनेस का कि फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इन्वेंट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब नेचर समझ रहे हो तो उस तरीके से गाइडलाइंस बनाओगे ऑडिट प्लान्स के लिए, फिर इन्वेंट्री की चेकिंग करने जाओगे। तो एक तरीके से ऑडिट स्ट्रेटेजी क्या करती है, आपकी गाइडलाइन प्रोवाइड करती है ऑडिट प्लान के लिए। इट एस्टैब्लिश द स्कोप एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर एंड देयर बाय वर्क्स ऑन द बेसिस फॉर डेवलपिंग डिटेल ऑडिट प्लान, ठीक है, वही लिखा हुआ है। इसके बाद डिटेल्ड ऑडिट प्लान वुड इंक्लूड नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स सो टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। क्या कह रहा है ये, डिटेल ऑडिट प्लान के अंदर क्या आएगा, आपके नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स आएंगे। ऑडिट प्रोसीजर्स मैंने आपको पढ़ाए थे, रैप, FAP, SAP, ठीक है, ये आएंगे, और जिससे कि आप ऑब्टेन कर पाओगे अपने क्या, ऑडिट एविडेंस, ठीक है। तो ये आपका ये ख़त्म हो गया। इसके बाद आ जाओ, तो ये वो ख़त्म हो गया, एक और टॉपिक ख़त्म हो गया।
अब इसके बाद आ जाओ ऑडिट प्रोग्राम में, ये थर्ड और लास्ट टॉपिक है। इसमें भी आई थिंक 2 या 3 ही क्वेश्चंस हैं, अभी कर लेते हैं। कौन कितने, 2 क्वेश्चंस हैं शायद, ठीक है। अभी इसको भी पढ़ लेते हैं। अब मैं जो रीड कर रहा हूँ वो रीड करना है आपको, जो मैं क्वेश्चन के लिए मार्क कर रहा हूँ तो प्लीज़ उसको लिख के कर लेना, ठीक है। अब ये सब कुछ रीड है अभी। ऑडिट प्रोग्राम क्या है? ऑडिट प्रोग्राम इज अ कॉमनली प्रिपेयर टू एलोकेट प्रोग्राम टू टीम मेंबर्स विच में इंक्लूड द लिस्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स इंस्ट्रक्शंस टू बी फॉलोड बाय द मेंबर्स। क्या है ऑडिट प्रोग्राम? हम है ना, अभी मैं बताता हूँ, थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। इट ऑल्सो एस्टिमेट द ड्यूरेशन ऑफ कंप्लीशन ऑफ ऑडिट टास्क। ठीक है, क्या बोल रहा है ये? पता है, जब मैं अपनी फर्स्ट ऑडिट पे गया था ना, तो मैंने अपने सर से बोला, मैंने कहा सर ऑडिट प्रोग्राम दो, क्योंकि मैं उस वक्त ऑडिट पढ़ रहा था। तो मैंने बोला सर ऑडिट प्रोग्राम दो। उन्होंने कहा हमारा कोई ऑडिट प्रोग्राम नहीं होता, क्योंकि मैं जो पहली कंपनी में गया था वो छोटी कंपनी थी। मैंने कहा सर ऐसे थोड़ी ना होता है, यहाँ ऐसे में तो लिखा हुआ है, तो आपको ऑडिट प्रोग्राम तो देना चाहिए ना, तभी तो मैं चेक करूँगा। उन्होंने अपने हाथों से 2 दिन तक ऑडिट प्रोग्राम बना के मुझे दिया था, और वो इतना ब्यूटीफुली डिज़ाइन था। स्टेप वाइज उन्होंने मुझे समझाया था कि पहले जाके ये चेक करना है, फिर ये चेक करना है, इसमें कुछ गलती मिले तो मेरे को कांटेक्ट करना है, इसको मतलब पूरा एक प्रोग्राम बना के दिया था। जैसे आपका टाइम टेबल होता है ना कि आपको इस महीने में इस दिन ये पढ़ना है, वही होता है ऑडिट प्रोग्राम, ठीक है। वो होता है आपका एग्जामिनेशन प्रोग्राम, एग्जामिनेशन क्लियर प्रोग्राम तो ये होता है ऑडिट प्रोग्राम। और इसमें आपका एक एस्टिमेशन होता है कि कब आपकी ड्यूरेशन भी इन्वॉल्व होती है, कि किस टाइम तक क्या क्या हो जाना चाहिए। ऑडिट प्रोग्राम में ये भी लिखा होगा कि ये आपका 1 हफ्ते में हो जाना चाहिए, इस हफ्ते में आपको ये चेक करना है, ठीक है। तो ये ऑडिट प्रोग्राम होता है। अब आते हैं फॉर्मुलेटिंग एन ऑडिट प्रोग्राम। अब ऑडिट प्रोग्राम को हम फॉर्मुलेट कर रहे हैं, मतलब बना रहे हैं। इसको पढ़ो आप यहाँ से लेकर वर्क तक। The program may contains audit objective for each areas and should have sufficient detail to serve set of instruction to the assistant involved in audit as means of control proper execution of work. Simple है, ये समझाऊँ इसको भी। मतलब उसमें क्या होगा, आपका एक तो ऑब्जेक्टिव्स होंगे कि हर एरिया में आपको कैसे काम करना है, डिटेल में काम करना है कि ऐसे ही काम करना है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दे रखी होंगी, किसके लिए? हमारे खुद के असिस्टेंट्स, मतलब जो असिस्टेंट्स हैं, जो भी हमारे आर्टिकल्स हैं, स्टाफ गया है ऑडिट के लिए, उनकी पूरी इंस्ट्रक्शन होगी कि आपको कैसे काम करना है, ठीक है, कैसे अपने काम को कंप्लीट करना है। इसके बाद आ जाओ द इम्पॉर्टेंट मैटर्स विच नीड टू बी कंसिडर इन रिगार्ड, ये भी रीड करना है आपको। देखना है नेचर ऑफ द बिजनेस इन विच ऑर्गेनाइजेशन इन एंगेज। आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि किस नेचर में वो काम कर रही है, क्या है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, ये देखना है। उसमें क्या देखना है, द ऑडिटर शुड एग्जामिन डिटेल द फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन। आपको देखना है कि इसका अकाउंटिंग, मतलब अकाउंटिंग का काम कैसा है, फाइनेंशियल का कितना काम है इस कंपनी के अंदर, ऑफ द बिजनेस बाय विजिटिंग द क्लाइंट्स ऑफिस। कैसे पता चलेगा ये? आपको विजिट करके पता चलेगा। बाय ऑब्जर्विंग डिफरेंट स्टेज थ्रू विच डॉक्यूमेंट पास बिफोर ईच ट्रांजेक्शन आर ऑथोराइज एंड रिकॉर्डेड, द रिकॉर्ड विच आर केप्ट बाय द टाइप ऑफ बुक मेंटेन्ड। आपको देखना पड़ेगा कैसे, मतलब चीज़ें जो ट्रांजेक्शन है वो कैसे ऑथोराइज हो रखी हैं। क्या ऐसा तो नहीं है अकाउंटेंट के हाथ में कैश दे रखा है, कैश का जो बंदा है उसके हाथ में कोई और अथॉरिटी तो नहीं है। आपको अथॉरिटी चेक करनी है, वहाँ पर जाकर आपको देखनी है वहाँ पर क्या क्या बुक्स मेंटेन्ड हो रही हैं, कहाँ कहाँ रिकॉर्ड रखे हुए हैं, और क्या क्या रिकॉर्ड रखे हुए हैं ये भी चेक करना है, ठीक है। तो ये नेचर ऑफ द बिजनेस समझ के आना है पूरा का पूरा। इसके बाद आता है ओवरऑल प्लान, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, हम है ना ऑडिट प्रोग्राम बना रहे हैं पूरा। पहले तो आपने नेचर ऑफ बिजनेस समझ लिया, उसके बाद ओवरऑल प्लान आप समझोगे। उसके अंदर आपको देखना है ऑडिट प्रोग्राम शुड बी ड्रॉन टू इंश्योर अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू द वर्क। इफ़ इन ड्राइंग ऑफ ऑडिट प्रोग्राम एनी डाइवर्जेंस, अगर कोई चेंज मिला आपको ऑडिट प्रोग्राम बनाते हुए, तो फर्स्ट ओवरऑल मॉडिफाई आफ्टर द ड्यू कंसिडरेशन देयर आफ्टर ओनली स्पेसिफिक मैटर बी ऑडिट प्रोग्राम। तो आपको अगर कोई डाइवर्जेंस मिली, कुछ चेंज मिला ऑडिट प्रोग्राम में, मतलब ऑडिट प्रोग्राम करते वक्त, तो आपको प्लानिंग में भी चेंज करना पड़ जा सकता है, ठीक है। इसके बाद है सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड अकाउंटिंग प्रोसीजर, ठीक है।
अब इसमें क्या देखना है आपको, स्टडी करनी है। द स्टडी एंड इवोल्यूशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल हेल्प्स द ऑडिटर टू स्टैब्लिश रिलायंस ही कैन प्लेस ऑन इंटरनल कंट्रोल। आपको इंटरनल कंट्रोल की एक बार स्टडी करनी पड़ेगी ताकि आप रिलायंस बना पाओ कि इनका इंटरनल कंट्रोल सही है कि नहीं है। आपने देखा कि अकाउंटेंट कोई भाई साहब 1.5 लाख रुपए दे रखे हैं महीने का, अब अकाउंटेंट तो भैया फिर तो एंट्री घुमा सकता है ना, उसके हाथ में तो नहीं देने चाहिए ना, आपको कैशियर किसी और को बनाना चाहिए ना, उसको क्यों बना के घूम रहे हो। तो ये तो इंटरनल कंट्रोल यहाँ गलत हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम इंटरनल कंट्रोल को गलत समझते हुए फिर उस पर डिटेल में काम करेंगे कि सच में अकाउंटेंट ने कोई एंट्रीज तो नहीं घुमाई। तो ये चीज़ देखनी होती है आपको, ठीक है। डिटरमाइनिंग नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंड ऑफ दिस सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर। मतलब अगर आपके इंटरनल कंट्रोल आपको गलत लग रहे हैं तो फिर उसको आपको उसमें सैप करना पड़ेगा। सैप क्या था, मैंने बोला था डिटेल्ड, आपको रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट में डिटेल में काम करना होता है। इसके बाद साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मैनेजमेंट आपको देखना है। आपको देखना है, देखो इंक्रीज इन द साइज अगर होगा ऑर्गेनाइजेशन का तो वहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ेंगी, अकाउंट रिकॉर्ड्स बहुत ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ ब्रांचेस डील्स विद द सर्विस प्रोडक्ट एंड वेरी लार्ज टर्नओवर, ठीक है। तो ये चेक करना है एक बार, पूरा साइज चेक करना है कि साइज़ क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, क्या स्ट्रक्चर है मैनेजमेंट का। सॉरी मैंने ये नहीं पढ़ा था, व्हेन हैड, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि अगर देखो साइज़ बड़ा होगा तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ेंगी एग्जामिनेशन की ऑफ इस अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ ब्रांचेस ज़्यादा होंगे, डील्स विद सर्वल प्रोडक्ट कर रही होगी और वेरी ह्यूज टर्नओवर होगा, ठीक है। ये एक तरीके से इंडिकेशन भी समझ लो, अगर नंबर ऑफ ब्रांचेस ज़्यादा हैं, सर्वल प्रोडक्ट्स में काम कर रही है और लार्ज टर्नओवर है तो वहाँ पर आपको कॉम्प्लेक्सिटीज़ मिलने वाली हैं, ठीक है। इसके बाद आपने साइज चेक कर लिया, इसके बाद आप इंफॉर्मेशन एज रिगार्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बिजनेस, तो आप इंफॉर्मेशन जुटाओगे और फिर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिसीज़ देखोगे। पहले इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। टू प्लान एंड ऑडिट प्रोग्राम इट इज़ नेसेसरी दैट ऑडिटर शुड ऑब्टेन फ्रॉम द क्लाइंट इन्फॉर्मेशन एज रिगार्ड ऑफ क्लाइंट हिस्ट्री ऑफ बिजनेस। आप उसकी हिस्ट्री ऑफ बिजनेस पढ़ोगे। पर्पस एंड नेचर ऑफ द एंगेजमेंट एंड टाइम शेड्यूल फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, देखोगे कि क्या पर्पस है, क्या नेचर है, ठीक है, और क्या टाइम शेड्यूल है ऑडिट को कंप्लीट करने का, मतलब कितना आपको मिल रहा है। उसके अलावा अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिसीज़ देखोगे। द ऑडिटर शुड रिव्यू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पास्ट सर्वल ईयर्स, पुराने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को उठाएंगे जो ऑडिट किए हैं पहले वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने, ठीक है, प्रीवियस ईयर से पहले जिसने भी किए हैं। इससे क्या होगा, रिवील होगा ग्रेट डील ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिसीज विच विल बी फॉलोड इन पास्ट एंड वेदर इट हैव बीन एम्प्लॉयड कंसिस्टेंटली। इससे पता चलेगा कि पहले ये क्या अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाई कर रहे थे और क्या वो कंसिस्टेंटली फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। अब आपका बन गया, आप बना रहे हो, ठीक है। अब है ड्राइंग अप ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। अभी आप फॉर्मुलेट कर रहे थे, अब ड्राइंग मतलब अब पूरा लिखने जा रहे हो। तो लिखने जा रहे हो, देखो इसमें इतना कुछ खास नहीं है, मैं आपको मार्क करवा देता हूँ। देखो यहाँ से यहाँ तक पढ़ो, आपको समझ आ जाएगा पढ़ते पढ़ते। ये ना सब बस रीडिंग में डालना है, पेपर में नहीं आया कभी भी, ये बस रीडिंग में डालो। आफ्टर द ऑडिट हैज़ कलेक्टेड द अफोरसेड इंफॉर्मेशन, सॉरी अफोरमेंशन्ड इंफॉर्मेशन, ही विल बी पोजिशन टू ड्रॉ अप द प्रोग्राम ऑफ द ऑडिट। उसने इन्फॉर्मेशन जुटा ली है सारी ऊपर, अब वो क्या करेगा, ऑडिट प्रोग्राम बनाएगा। ही कैन नाउ डिसाइड द एरिया टू बी कवर्ड इन द ऑडिट। अब डिसाइड करेगा कि क्या क्या एरिया कवर करना है ऑडिट के अंदर। ऑल्सो दोज टू बी कवर्ड इन डिटेल, कौन कौन से एरिया डिटेल में कवर करने हैं, ठीक है, और किस किस के ऊपर बस टेस्ट चेक करने हैं। देखो अब क्या होगा, काफ़ी सारे अब जैसे एरियाज़ में मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पर मैंने टेस्ट चेकिंग करी, मेरे को लगा यहाँ RMM नहीं है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, तो ठीक है डिटेल में नहीं काम करूँगा। जहाँ लगता है RMM है तो वहाँ मैं डिटेल में काम करूँगा। इसके बाद ये क्या बोल रहा है, इसके बाद बोल रहे हैं द ऑडिट प्रोग्राम शुड डेवलप 3 स्टेजेस स्टेटेड बिलो। ऑडिट प्रोग्राम 3 स्टेज में बनता है। टू द बिगनिंग ब्रॉड आउटलाइन करो, ऑडिट प्रोग्राम शुड बी ड्रॉन्ड अप, ठीक है। उसके बाद इंटरनल, आफ्टर इंटरनल एंड अकाउंटिंग प्रोसीजर हैव बीन रिव्यूड द डिटेल शुड बी फिल्ड इन कंसिडरेशन ऑफ डेफिशिएंसी इन द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ठीक है, कोई अगर डेफिशिएंसी है तो वो देखनी है। इसके बाद आफ्टर डिटेल चेकिंग ऑफ प्रोसीजर इज ओवर, एक्सटेंड ऑफ विच स्पेशल प्रोसीजर्स, ओपनिंग बैलेंस और ये सब देखने हैं, ठीक है। इधर कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है यार, तुम पढ़ लोगे तो ये सब रीड कर लेना। अब आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक मिनट आगे ये भी पढ़ लो।
एक मिनट ये भी पढ़ा देता हूँ। एट ईच सब्सिक्वेंट एंगेजमेंट, हर सब्सिक्वेंट एंगेजमेंट में द प्रोग्राम शुड बी रिव्यूड इफ नेसेसरी और मॉडिफाई ऑफ अकाउंट। देखो, अब जैसे जैसे आप ऑडिट करते रहोगे तब आपको मतलब ये जो भी आप ऑडिट प्रोग्राम बना रहे हो इसमें मॉडिफिकेशन भी करना पड़ेगा। क्यों मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा? एक्सपीरियंस गेन ड्यूरिंग द प्रीवियस ऑडिट, सॉरी। देखो, आपको कोई एक्सपीरियंस गेन हुआ, आपने देखा ऑडिट करते हुए, सॉरी ये गलत पेन से कर दिया यार। आपने ऑडिट करते हुए आपने देखा कि मतलब मेरे को कुछ एक्सपीरियंस वो हुआ है, अब मेरे को ऑडिट प्रोग्राम में ये चीज़ें और डालनी चाहिए, तो नेक्स्ट ईयर से वो चीज़ें डाल दूंगा। इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट चेंज टेक प्लेस किया है बिजनेस के अंदर, ठीक है, जहाँ पर इंटरनल कंट्रोल थे, और स्ट्रक्चर ऑफ मैनेजमेंट, और स्ट्रक्चर चेंज हुआ है मैनेजमेंट का, या स्कोप चेंज हुआ है बिजनेस का, बिजनेस में कोई चेंजेस आए हैं, तब आप अपने ऑडिट प्रोग्राम में चेंज करोगे। या फिर इंटरनल कंट्रोल में आपको करंट ईयर में कोई इवोल्यूशन मिला है, तो अब आप अपने प्रोग्राम में चेंज करोगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर मार्क करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है ये, इस पूरे हम ऑडिट प्रोग्राम पढ़ रहे हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसको हम पढ़ेंगे स्टडी मटेरियल से। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टडी मटेरियल का। अब आप कहोगे यही बुक? हाँ यही बुक, अभी पीछे पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने से पहले पहले ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ा देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर मार्क कर लो 2, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। फ्यू सर्कमस्टांसेस बताओ वेयर ऑडिट प्रोग्राम ऑल्टर करना पड़ेगा, आपको ऑडिट का प्रोग्राम चेंज करना पड़ेगा, तो ऐसी सर्कमस्टांसेस बताओ। तो देखो, पहली सर्कमस्टांस तो ये रही, if the audit procedure were designed in certain volume of turnover and subsequently substantially increase। हुआ क्या? आपने एक ऑडिट प्रोग्राम बनाया था एक सर्टेन वॉल्यूम ऑफ टर्नओवर के लिए। जैसे मान लो मैंने एक ऑडिट प्रोग्राम बनाया कि इस कंपनी की टर्नओवर तो 250 करोड़ थी पिछले साल, तो मैंने टर्नओवर बना दिया, ऑडिट प्रोग्राम बना दिया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया एंगेजमेंट। लेकिन जब मैं ऑडिट करने गया तब मुझे पता चला कि बीच में इसने ना एक नई कंपनी खरीद ली थी और बहुत पैसा देके खरीदी थी, और वो कंपनी का अब इसका टर्नओवर मिला के 1000 करोड़ पहुँच गया है। ये रियल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वैसे 650 करोड़ पहुँच गया था और उसके नेक्स्ट ईयर में 1000 करोड़ पहुँच गया था उनका टर्नओवर। तो उस कंपनी में मैंने देखा, तो वहाँ पर मैं क्या करूँगा, वहाँ पर मेरे को अब ऑडिट प्रोग्राम चेंज करना पड़ेगा ना अब अपना। क्यों? क्योंकि जितनी टर्नओवर पहले मैंने सोची थी उतनी तो है ही नहीं, वो सब्सटेंशियली इंक्रीज हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई। 250 करोड़ सोची थी, 1000 करोड़ हो गई भाई, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखो, ये सेकंड पॉइंट है, ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकंड पॉइंट है। When there have been a significant change in accounting organization, procedure and personal subsequent of the audit procedures, आपका कोई अकाउंटिंग में कोई चेंज आ गया, या फिर आपका कोई प्रोसीजर्स में चेंज आ गया कंपनी के अंदर प्रोसीजर्स में, या फिर वहाँ का कोई पर्सनल मतलब कोई बंदा चेंज हो गया, मान लो मेन कोई सीईओ था वो चेंज हो गया, तो वहाँ मेरे को ऑडिट प्रोसीजर में भी चेंज करना पड़ेगा। पहले मान लो मेरे को पता था सीईओ कैसा है, तो उसके हिसाब से मैं चीज़ें करता था, फिर मुझे बाद में पता चला जो अब नया सीईओ है उसका फाइनेंस में ज़्यादा ध्यान है, उसको बाकी चीज़ों का इतना नॉलेज ही नहीं है, तो फिर मैं वहाँ पर थोड़ी सी डिटेल चेकिंग करनी पड़ेगी ना मुझे, तो मेरे को अपना ऑडिट प्रोग्राम चेंज करना पड़ेगा। इसके बाद आ जाओ, when during the course of audit he have been discovered that internal control procedure were not effectively as assumed at the time of audit program। जब आपने ऑडिट प्रोग्राम बनाए थे और इंटरनल कंट्रोल जैसा सोचा था वैसा इंटरनल कंट्रोल नहीं निकला बाद में, तो आपको बाद में अपने ऑडिट प्रोग्राम भी चेंज करने पड़ेंगे। मतलब अब ऑडिट प्रोग्राम में आप चेंज कर रहे हो कि भाई अब मेरे को इंटरनल कंट्रोल में सैप लगाना पड़ेगा, डिटेल में काम करना पड़ेगा, ठीक है। सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर, वेयर देयर हैज़ बीन एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ बुक डेब्ट्स, आपके अचानक से डेटर्स बढ़ गए, क्या बढ़ गए? बुक डेटर्स बढ़ गए, और दैट इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक्स, या फिर आपकी इन्वेंट्री बढ़ गई है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में इस साल आप अगर आपके डेटर बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो आपको देखना पड़ेगा कभी डेटर बढ़ क्यों गए यार अचानक से, क्या हो गया, ये तो नहीं कोई रिलेटेड पार्टी तो नहीं आ गई, या फिर क्या डेटर का ये क्या सीन है, इनका कोई मेल जोल तो नहीं चल रहा। इन्वेंट्री बढ़ गई बहुत अचानक से, क्लोजिंग स्टॉक बहुत हाई चले गया, इसका मतलब बिक नहीं रही है, इसका मतलब इनकी चीज़ें क्या पता आउटडेटेड हो गई, गोइंग कंसर्न पे इफेक्ट आएगा, तो वो सब चीज़ें मेरे को चेक करनी है, तो मेरे को फिर अपना ऑडिट प्रोग्राम इस साल चेंज करना पड़ेगा।
When a suspicious as around during the course of audit information have been received that asset of the company has been misappropriated, मेरे को अगर बीच में ऑडिट में कहीं से पता चला कि इन्होंने एसेट में कोई अच्छा खासा फ्रॉड किया है, किसी भी एसेट, कैश ले लो, बैंक ले लो, डेटर्स ले लो, कोई भी एसेट से रिलेटेड, फिक्स्ड एसेट्स ले लो, खुद के लिए बिल्डिंग खरीदी है लेकिन कंपनी की दिखा दी, घर खरीदा है कंपनी के लिए दिखा दिया गेस्ट हाउस है, कार खरीदी है कंपनी के लिए दिखा दी, तो वो सब कुछ अगर आपको लग रहा है, आपको कुछ ऐसा मिला है सस्पिशियस, तो आपको यहाँ पर ऑडिट प्रोग्राम चेंज करने पड़ेंगे और आपको वहाँ पर सैप करना पड़ेगा। मतलब अपने ऑडिट प्रोग्राम में यही लिख के आओगे ना कि मेरे को यहाँ पर सैप करना है, डिटेल में करना है, ठीक है। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन नंबर 9 जो स्टडी मैट का है, इतना ही है, हाँ ये रहा ये क्वेश्चन। अब देखो क्या कह रहा है, साइनप्लेक्स अ मूवी थिएटर कॉम्प्लेक्स इज ऑल foremost theater located in दिल्ली along with the sale of ticket। अरे ये मार्क कर लेते हैं ना इसको, ऐसे क्यों कर रहे हैं हम। एक तो सेल ऑफ टिकट ओवर द काउंटर फॉर ऑन एंड ऑनलाइन बुकिंग, मेजर पोर्शन ऑफ इनकम इज फ्रॉम कैफे शॉप्स एंड पब्स भी है, ठीक है, लोकेटेड इन द कॉम्प्लेक्स। इन अदर इनकम इंक्लूड एडवर्टीजमेंट भी है, ठीक है, विद इन और आउटसाइड द प्रीमिसेस, और एज होर्डिंग्स, बैनर्स, स्लाइड्स एंड शॉर्ट फिल्म्स। ये भी मार्क कर लेते हैं। द फैसिलिटी ऑफ पार्किंग व्हीकल से भी हम पैसे कमा रहे हैं। साइनप्लेक्स, अब देखो ये सारे हम मेरे ऊपर पैसे कमाने के जरिए आ गए थे साइनप्लेक्स के मूवी थिएटर के, ठीक है, ये मूवी थिएटर के। अब कह रहे हैं उसने आपको एज अ ऑडिटर फर्म अपॉइंट किया, आपकी फर्म को अपॉइंट किया है। बीइंग हेड ऑफ ऑडिट टीम यू आर देयर फॉर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अ ऑडिट प्रोग्राम, आपको एक बनाना है इनिशियली इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स revenue and expenditure considering the above mentioned facts along with other relevant points relating to such complex। ठीक है, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का एक, ठीक है, अपन को एक ऑडिट प्रोग्राम बनाना है तो अपन बनाएगा। ये अपन की भाषा मेरे को पता नहीं मुंबई से ऐसे हो गई है, ये मुंबई का क्वेश्चन थोड़ी ना है, दिल्ली का है। तो आ जाओ, ये रहा, क्या कह रहा है ये, ऑडिट प्रोग्राम ऑफ अ मूवी थिएटर कॉम्प्लेक्स। देखो सबसे पहले क्या करूँगा मैं, आ जाओ अपने इंटर वाले दिनों में याद है इसमें हमने कितना किया था यार ऐसे वाले क्वेश्चंस। हमें सबसे पहले मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल चेक करना है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चेक करना है, ये वेरिफिकेशन वाला क्वेश्चन है। ऑडिट प्रोग्राम बना रहे हैं ना हम, तो ऑडिट प्रोग्राम के अंदर हम वेरिफिकेशन वाली चीज़ें लिख रहे हैं। याद है आपको वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन का एक चैप्टर हुआ करता था इंटर में, अब पता नहीं नए सिलेबस में डिलीटेड है कि नहीं है, उस टाइम पे हुआ करता था। तो वाउचिंग और वेरिफिकेशन में क्या होता था, वाउचिंग होती थी इनकम और एक्सपेंडिचर की, और वेरिफिकेशन होती थी एसेट्स की, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक ऑडिट प्रोग्राम बना रहे हैं, उस ऑडिट प्रोग्राम के अंदर हम मूवी थिएटर का पूरा मतलब वो कर रहे हैं, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड सारा खर्चा देख रहे हैं, मतलब वो देख रहे हैं। तो हम कैसे कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले तो हमें मेमोरेंडम चेक करने हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन करने हैं एंटिटी के कि उनमें क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट क्लॉज देखना है, ठीक है, ये 2 पॉइंट तो समझ लो। फिर इसके बाद हम सेल ऑफ टिकट्स पे जाएंगे। अब सेल ऑफ टिकट्स में देखो हमें कैसे कैसे जाना है। सेल ऑफ टिकट में हमें देखना है, वेरीफाई करना है कंट्रोल सिस्टम, मतलब इंटरनल कंट्रोल हमें वहाँ पर वेरीफाई करना है। इंश्योर करना है कि द कलेक्शन ऑफ सेल ऑफ टिकट फ्रॉम वेरियस शोज आर प्रॉपरली अकाउंटेड, एक मिनट, प्रॉपरली एंड एक्यूरेटली अकाउंटेड, कि अच्छे से मतलब रिकॉर्ड तो हो रही है ना, इंटरनल कंट्रोल इनका कैसा बना हुआ है, कलेक्शन अच्छे से रिकॉर्ड तो हो रही है, ये चेक करना है। इसके बाद वेरीफाई द सिस्टम रिलेटिंग टू द ऑनलाइन बुकिंग का चेक करना है हमें, ठीक है, कि रियलाइजेशन ऑफ मनी कैसे हो रहा है, कि भाई ये जो यूपीआई पेमेंट कर रहे हैं किस बैंक अकाउंट में जा रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, वो हमें चेक करना है। चेक देयर इज ओवरऑल सिस्टम ऑफ रिकन्सिलेशन ऑफ कलेक्शन विद नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल ऑफ डिफरेंट शोज इन अ डे। हमें चेक करना है कि ओवरऑल रिकन्सिलेशन ये करते हैं कि नहीं करते, कि हमारी कितनी सीट्स फिल हुई थी, कितने पैसे आए, वो आपस में मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, इनका रिकन्सिलेशन कैसा है, वो हमें चेक करना है। कौन कर रहा है रिकन्सिलेशन, कैसे कर रहे हैं, तो वो हमें चेक करना है। इसके बाद हमें इंटरनल कंट्रोल देखना है, हमें देखना है कि एंड इफेक्टिवनेस रिलेटिंग टू द इनकम फ्रॉम
कैफ़े, शॉप्स, पब्स, गेम जोन लोकेटेड विद इन द मल्टीप्लेक्स, ठीक है। तो हमें उसका इंटरनल कंट्रोल चेक करना है और इफेक्टिवनेस चेक करना है। इसको मार्क कर लेते हो, इंटरनल कंट्रोल, इफेक्टिवनेस देखनी है इन सब की। इसके बाद वेरीफाई ऑफ सिस्टम ऑफ कंट्रोल, वही इंटरनल कंट्रोल टू द इनकम रिसीवेबल फ्रॉम एडवर्टीजमेंट, ये चेक करना है। वही सेम इंटरनल कंट्रोल का पॉइंट लिख दो। और अभी शॉप्स पब्स की बात करी थी, अब एडवर्टीजमेंट की बात कर दो, ठीक है। इसके बाद पार्किंग एरियाज का हमें देखना है सिस्टम, वही इंटरनल कंट्रोल लिख देना आप यहाँ पर। इस सिस्टम जहाँ लिखा हुआ है ना, वहाँ इंटरनल कंट्रोल भी यूज़ कर सकते हो वर्ड। तो पार्किंग एरियाज का देखना है। 3 पॉइंट यहाँ बन गए हमारे। इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, देखो अब हमें क्या करना है। अब हम जो मूवी दिखा रहे हैं तो हमने बाहर से सर्विसेज भी ली होंगी इसकी, तो अब हम डिस्ट्रीब्यूटर्स को पैसा कैसे दे रहे हैं वो हम यहाँ पर देख लेंगे कि क्या हम राइट पेमेंट दे रहे हैं उनको, या फिर परसेंटेज बेसिस पे दे रहे हैं कलेक्शन का, या फिर दोनों ही सिस्टम है। अब ये क्या होता है आप बताओगे सर? बताऊंगा ना। देखो राइट पेमेंट होता है फिक्स पेमेंट, कि हमारे नंबर ऑफ हॉल्स इतने हैं, 3 हॉल में ये मूवी इतने इतने टाइम तक चलाई जा रही है, पूरे दिन में 4 शो चल रहे हैं, तो उसके शो के बेसिस पे मैं पेमेंट कर रहा हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ हाउसफुल जाता है भैया, हमें पता है हाउसफुल जाता है। हम तो ऐसे ही करेंगे, हम अपने हिसाब से पैसे कलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ की सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। ऐसा करता है जैसे DLF प्रोमिनाड है दिल्ली में, उसकी टिकट बहुत महंगी है। अब उसकी टिकट महंगी है तो भैया वो सर्विसेज भी बहुत हाई फाई दे रहा है, तो वो कह रहा है कि मैं पर सेल ऑफ टिकट का परसेंटेज नहीं दूंगा डिस्ट्रीब्यूटर को। पागल तोड़ना हूँ मैं इतना हाई फाई यहाँ पर अच्छा खासा थिएटर बना के बैठा हूँ। 3 स्क्रीन लगा रखी है मैंने, आगे एक स्क्रीन, साइड में 2 स्क्रीन, उसे आइस थिएटर बोलते हैं दोस्तों। तो दिल्ली में वो जो आइस थिएटर है ना, उसने कहा मैंने इतनी बड़ी स्क्रीन लगाई है, मैं तुम्हें परसेंटेज बेसिस पे दूंगा? पागल हूँ क्या मैं? मैंने कहा मैं तुम्हें दूंगा राइट पेमेंट, जितने शोज चल रहे हैं उसके बेसिस पे पेमेंट दूंगा। परसेंटेज बेस पे कलेक्शन क्या होता है कि जितनी आपकी टिकट बिकी है उसका परसेंटेज आप फिक्स कर लोगे। ये ज़्यादातर छोटे मल्टीप्लेक्स वाले करते हैं कि हमारे पता नहीं थिएटर में चले ना चले पिक्चर, हमें क्या पता, लोग तुम्हें देखने ही नहीं आए तो, या फिर दोनों होता है। वैसे इंडिया में राइट पेमेंट ज़्यादा चलते हैं, परसेंटेज ये सिस्टम ऑफ कलेक्शन नहीं लेता कोई भी, राइट पेमेंट ज़्यादा चलता है। तभी आपने देखा होगा कोई मूवी अगर नहीं चल रही है तो वो किसी पूरे दिन में एक थिएटर में बस एक ही टाइम पे लगी होगी, वरना लगी नहीं होगी, कभी भी चेक करना। वो इसलिए ही होता है। अगर यहाँ राइट पेमेंट ना हो के परसेंटेज ऑफ कलेक्शन होता ना, तो उसके टाइमिंग ज़्यादा होते हैं, ये हमेशा याद रखना। इसके बाद वेरीफाई द सिस्टम ऑफ पेमेंट ऑफ सैलरीज एंड अदर बेनिफिट्स ऑफ द एम्प्लॉयज़ एंड इंश्योर दैट स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट आर कंप्लाइड विद, ठीक है। सैलरीज आप चेक कर लेना। इसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग देख लेना कि सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। वेरीफाई पेमेंट कर लेना। वेरीफाई द इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, अगर कोई एसेट्स पे इन्होंने ले रखा है तो वो चेक कर लेना। तो इसके साथ ये हमारा ख़त्म हो गया। आगे हम अगले ऐसे पे बढ़ेंगे, ठीक है। अगला ऐसे हम बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पर। अब हम पढ़ेंगे ऑडिट एग्जीक्यूशन इसके बाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।